हेलो हेलो हेलो। यस गाइस, गुड आफ्टरनून बडीज, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल बवाल है आपके बताओ? क्या हाल चाल है आपके बताओ? हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग बताइए फटाफट से। यस, तो कल है आपका सीएसआर का पेपर, द वेरी लास्ट पेपर ऑफ योर सीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स। उम्मीद है आपका बाकी सारा पेपर्स बहुत अच्छा गया होगा और सीएसआर भी बहुत ही बढ़िया जाएगा। मतलब जिस लेवल का हम लोग प्रिपरेशन किए हैं क्लास में, जिन लोगों ने रेगुलर क्लास परचेज किया था, जैसा प्रिपरेशन हुआ है आपका क्लास का, इनफैक्ट जैसा आपका रिवीजन हुआ है ना। वी हैव टेकन 2 मैराथन्स फॉर सीएसआर। तो जैसा आपका रिवीजन हुआ है और सब कुछ जितना भी आज तक आप पढ़े हैं वो सारी मेहनत रंग आने वाली है, सारी की सारी मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल इस बात पे तो आप निश्चिंत रहिए। कल का पेपर भी आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा। सो वी आर मीटिंग टुडे टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीएसआर जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आज, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। अब ये क्वेश्चन करने से क्या होगा? तो क्वेश्चन करने से अगर आपसे बनते बनेगा ये क्वेश्चन अभी, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आने पे क्या हम लोग उसको लिख भी सकते हैं या नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि इलेक्टिव पेपर में ये नहीं समझ आता है कि मैम स्टार्ट कहाँ से करे और खत्म कहाँ पे करे। मतलब शुरू कहाँ से करे और खत्म कहाँ से करे। फ्लो फ्लो में इतना ज्यादा लिख देते हैं, इतना ज्यादा लिख देते हैं कि पता ही नहीं चलता, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये पर्टिकुलर सेशन से जो अपना 2 सवा 2 घंटे, लगभग 2.5 घंटे आप मान सकते हो मैक्सिमम, जो अपना ये सेशन होने वाला है, उसमें आप ये समझेंगे कि अपने कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे अपने को क्वेश्चन को पढ़ना है और किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है एग्जाम में। क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से नंबर नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि आप गए बुक खोले कॉपी पेस्ट मार के पूरा लिख के आ गए। नहीं, कॉपी पेस्ट करने से यहाँ पे नहीं चलता है काम। यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स का, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी, यू आर अ फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी, आर गोइंग टू बी अ सीएस, है ना। तो आपसे इंस्टीट्यूट उम्मीद करता है कि अगर आपको गिवन प्रोवाइडेड कोई स्टडी दिया जाए, केस स्टडी दिया जाए, कोई सिचुएशन दिया जाए, तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं और फिर किस तरीके से आप आंसर को प्रिडिक्ट करके, डिपिक्ट करके आप प्रेजेंट करते हो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट, समझ में आ रहा है क्या बात? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये समझ में आए कि आंसर को लिखना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम आता है कि मैम समझ नहीं आता है आंसर लिखे तो लिखे कैसे आखिरकार। राइट, यही दिक्कत है। तो यस, वी आर मीटिंग टुडे फॉर दिस सेशन। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कल आपका पेपर है ना। कल आपका पेपर है तो ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन छोटा होगा। विल ट्राई मैक्सिमम हम लोग जितना भी क्वेश्चंस है वो ले पाए, सॉल्व कर पाए, लिख के आपको बता पाए कि कैसे आंसर आप लिखना चाहते हैं, कैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो एटलीस्ट 4 तो आपको आए ही आए। समझ में आया क्या? तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, रिवीजन आपका हो चुका है, मैराथन्स आपने कर चुके हैं, एवरीथिंग इज कंप्लीट। बस एक चीज अब जो बचता है वो है 1 डे बिफोर आपको ये पता होना चाहिए कि अपने अंदर जो है ना, आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, हम आज तक जितना भी पढ़े हैं, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मेरे को कुछ भी, कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। कल का पेपर मेरा बहुत बढ़िया आने वाला है। ये मैनिफेस्ट करो कि पेपर बहुत बढ़िया आने वाला है। समझ में आ रहा है ना? मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो मैनिफेस्ट करो कि पेपर बहुत बढ़िया आने वाला है, और इस अटेम्प्ट में, है ना, जब आपका 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा, 25 अगस्त 2026, तब आप आके इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा कि यस वी हैव पास, वी हैव क्लियर्ड, वी आर नाउ अ सीएस। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं या फिर अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, दूसरा ग्रुप दिसंबर में देने वाले हैं, जो भी, लेकिन आपको रिजल्ट वाले दिन आके कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता के जाना है। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो फटाफट से एक बार ये लिंक शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में ये लिंक शेयर कर दो, ठीक है, अपने ग्रुप्स में जहां जहां पे आप जुड़े हो, जिनको भी आप जानते हो जिनका कल सीएसआर का पेपर है उनके साथ, या फिर अपकमिंग सीएसआर का पेपर है जिनका कभी भी, तो आप उनके साथ ये लिंक शेयर कर दो, ताकि ताकि उन तक भी ये फायदा पहुंच पाए। समझ में आ रहा है ना? उन तक भी ये फायदा पहुंच पाए लेक्चर का। राइट। तो फटाफट से बड़ीज आ जाओ, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो, फटाफट से ज्वाइन कर लो, फटाफट से ज्वाइन कर लो। यस, फटाफट से आ जाओ। चलो, क्या शुरू कर सकते हैं हम लोग सेशन? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कल आपका पेपर है। तो बताओ फटाफट से, क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं आज का सेशन? क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? आर वी देयर गुड टू गो? बताओ फटाफट से। यस बड़ी।
और जिन भी बच्चों ने नहीं भी लिया था CSR का लेक्चर हमसे, तो भी आप जहां से भी लेक्चर दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई परेशानी वाला बात नहीं है। आपका पढ़ाई हो चुका है, कल आपका एग्जाम है। अगर आपको ये सेशन से थोड़ा भी अगर आपको एट द एंड लगता है कि हाँ कुछ तो फायदा हुआ है, कुछ तो अपना मोरल बढ़ा है, कुछ तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, अगर आपको कुछ भी ऐसा फील होता है तो कमेंट में जरूर कमेंट करके देना, बताना कि यस ये लेक्चर फ्रूटफुल था या नहीं था आपके लिए, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का लेंथ देख के घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का लेंथ देख के नहीं घबराना है, राइट। क्वेश्चन आपको 1 से 2 पेज का केस स्टडी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। बट आपको करना क्या है ना, ये पूरा स्टोरी पढ़ना शुरू करने से पहले आपको आना है नीचे और देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा है यहाँ पे। तो मतलब क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है। अच्छा, ओपन बुक में ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको आप कॉन्सेप्ट पता है, आपको ये भी पता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए, मतलब लगभग आपको पता है, लेकिन अब आपको देख के लिखना आंसर, क्योंकि आप तो याद किए नहीं है, है ना। तो आपको ये जरूरी है जानना कि कौन से पेज में कहाँ पे आपको वो आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर आपको कहाँ पे मिल सकता है। तो वहां पे जाके फटाक से आपको मार्क कर देना है, स्टिकी नोट लेके जा सकते हो, स्टिकी नोट पेस्ट कर दो, लिख दो कि यहाँ पे इसका आंसर है, या आप मार्क कर लो या पेपर को फोल्ड कर दो, जहाँ पे इसका आंसर मिल गया आपको लिख दो मार्क करके। समझ में आ रहा है। इससे क्या होता है, वो जो 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है ना क्वेश्चन पेपर रीडिंग का, आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होता है अगर आपको पता होता है कि इस पेज में इसका आंसर है। समझ में आया। चलो, तो केस स्टडी पूरा पढ़ने से पहले अपने क्वेश्चन तो देख ले, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, ठीक है। So expenditure incurred on activities that primarily benefit persons associated with a company cannot be regarded as CSR expenditure। याद करो, जो लोग कंपनी से एसोसिएटेड है, बिजनेस से एसोसिएटेड, अगर सिर्फ और सिर्फ आप उनके बेनिफिट के लिए CSR कर रहे हो, तो क्या वो CSR में इंक्लूड होगा। उनके बेनिफिट के लिए आप कुछ कर रहे हो, इंप्लॉइज के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हो, लेबर के वर्कर के बेनिफिट के लिए आप कुछ कर रहे हो, अपने बिजनेस से जुड़े लोगों के बेनिफिट के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो क्या ये CSR में इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा है कहाँ से पूछा है। In this context, can the employees of Kalpana Limited be treated as beneficiaries of CSR activities? क्या employees को आप beneficiaries बना सकते हो। Can you consider employees as beneficiaries of CSR activities? क्या आप employees को beneficiaries मान सकते हो। Next है, as the company is in the process of appointing an implementation agency, prepare a brief note highlighting the factor that should be evaluated। बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे कि implementing agency को हायर करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना। तो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ से पूछना चाह रहा है। Assuming you are acting as a consultant to the company, explain the general principles relating to recognition and measurement of CSR activities and expenditure। CSR activities में क्या क्या इंक्लूड होगा, CSR expenditure में कितना हो सकता है एंड ऑल। नेक्स्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सर्व्स एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर ब्रांड एनहांसमेंट एंड वैल्यू क्रिएशन। पढ़े हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आज के टाइम पे ब्रांड वैल्यू है ना। आप कितना बढ़िया CSR कर रहे हैं, इससे आपका गुडविल बढ़ता है, इससे आपका ब्रांड का रिकॉग्निशन बढ़ता है, मार्केट में वैल्यू बढ़ता है, इनहांस होता है। सो डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। तो हर एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का दे रखा है, टोटल ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दे रखा है, टोटल ये आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके लिए ये इतना लंबा सा केस स्टडी दिया है जो कि हम लोग थोड़ा फटाफट से देखेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट बिना किए जल्दी जल्दी देखेंगे। श्योर, समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक केस स्टडी नहीं देखोगे समझ में कैसे आएगा ना कि इसमें क्या ट्रिकी पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना। चलो, सबसे फर्स्ट, कल्पना लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंड इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। कल्पना लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, महाराष्ट्र की कंपनी है। कंपनी रिकॉर्डेड एन एनुअल टर्नओवर ऑफ, अच्छा CSR में आपको 3 लिमिट याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या है वो 3 लिमिट, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टर्नओवर। 5 CR, 500, 1000, क्या ये याद है ना। ये लिमिट याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 15 CR, तो टर्नओवर है 250 CR का, नेट प्रॉफिट एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया 15 CR, एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए तीनों में से। चलो ठीक है। ऑल्दो द कंपनी कंटिन्यू टू बी लार्जली कंट्रोल्ड बाय इट्स प्रमोटर्स, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस हैड ऑलवेज बीन वन ऑफ इट्स कोर वैल्यूज। The promoters in their individual capacities were actively involved in supporting several philanthropic and community welfare activities। बोल रहे हैं promoters लोग हमेशा चैरिटी से रिलेटेड, डोनेशन से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड इनिशिएटिव्स वगैरह लेते रहते थे। The board of directors comprised not only promoter directors but also independent directors and experienced professionals from the industry who contributed significantly to policy formulation, governance। चलो ठीक है, ये सब तो। Recently, Nisha, a company secretary, was appointed as a compliance officer of the company, entrusted with the responsibility of ensuring that all applicable laws and regulations were complied with। निशा एक कंपनी सेक्रेटरी है जिसको अपॉइंट किया गया है कल्पना लिमिटेड में, और इसका काम है कि लॉ वगैरह सब कुछ इंश्योर करना कि कंप्लाई वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। एज पार्ट ऑफ द कंपनी सक्सेशन प्लानिंग एंड ट्रांजिशन स्ट्रेटजी, अरविंद द सन ऑफ वन ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर्स वाज इंडक्टेड ऑनटू द बोर्ड एज अ डायरेक्टर। Arvind, one of the son of promoter directors, was inducted into the board as a director को अपॉइंट किया गया। He brought a fresh outlook to the organization and strongly advocated that the company move beyond if
Move beyond informal charitable contributions and adopt a systematic framework for creating sustainable value for society and the community surrounding its business operation. During the discussion, Nisha pointed out that CSR has become integral component of contemporary governance, responsible business practice. ठीक है, ये तुम लोगों को पता है. According to her, CSR signifies that organizations have obligation extending beyond profit generation. Profit के अलावा हम लोग का कुछ ना कुछ समाज के प्रति क्या है, कर्तव्य है. And must actively contribute towards social development and environmental conservation. तो हम लोग को actively contribute करना है, हम लोग को अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है for the purpose of environmental conservation. ठीक है. She further explained that in India CSR has been statutory recognition under the Companies Act 2013. ये तो हम लोग को पता है, सेक्शन 135 है इसके लिए, which requires eligible companies meeting eligible companies का वो 3 क्राइटेरिया जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वो एलिजिबल माना जाएगा. To spend at least, अच्छा जो कंपनीज एलिजिबल उनको क्या करना है, कितना CSR में स्पेंड करना है, at least 2% of the average net profit of the immediately preceding 3 financial years. ये सब आपको पता है. अकॉर्डिंगली द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है CSR कमेटी. तो पता ही है, जैसे आपकी कंपनी CSR में एलिजिबल हो जाती है, आपको क्या बनाना पड़ता है, एक CSR कमेटी, कंपोजिशन वगैरह सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, पता होगा. Which, after examining the activities permitted under the applicable provisions of the Act, identify 3 principal focus areas of the company's CSR initiatives, namely education, healthcare and sanitation, and environmental sustainability. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, These sectors were selected because they were socially significant, legally permissible. तो पता ही है कि आपको शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज है उसमें से आप कोई भी एक्टिविटीज वगैरह अंडरटेक कर सकते हो CSR के लिए. ठीक है. The company approved an annual CSR budget of 24 lakh का एनुअल बजट है. Allocating rupees 10 lakh towards 10 लाख में से एजुकेशन पर्पस के लिए, 8 लाख हेल्थ केयर के लिए, सैनिटेशन के लिए एंड 6 लाख फॉर इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए. ठीक है. This planned allocation enabled the company to pursue meaningful interventions across different sectors while ensuring adequate focus and impact in each area. Through this approach, the companies ought to demonstrate that profitability and social responsibility can effectively complement each other. ये सब तो ठीक है, ज्ञान है, ये सब दिया हुआ. To implement CSR programs, Kalpana Limited was considering engaging an external agency. यहाँ पे आ रहा है implementing agency का बात. To assist in the execution of projects and coordination with local authorities and stakeholders. The board formulated a broad action plan for each area of intervention. Under the education segment, the company proposed to distribute textbooks, uniforms, other educational materials to the students. Education purpose के लिए वो क्या सोची कि uniforms, textbooks, education materials देगी students को जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं. डिजिटल लर्निंग फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, कंप्यूटर्स वगैरह देंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे. एकेडमिकली मेरिटिशियस स्टूडेंट को, इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड्स वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा ताकि वो उनको एजुकेशन मिलने का राइट टू एजुकेशन वो रिसीव कर पाए जो कि सच में पढ़ना चाहते हैं, जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट है. इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर सैनिटेशन के लिए क्या काम करेगी कंपनी, द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप. हर क्वार्टर में, हर 3 महीने बाद क्या करेगी, हेल्थ कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल्स. कंस्ट्रक्ट करेगी सैनिटेशन फैसिलिटीज इन 5 नेबरिंग आसपास के 5 गांव में अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, देयर बाय प्रमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इंप्रूव्ड हाइजीन स्टैंडर्ड, ताकि हाइजीन बढ़े, हेल्थ केयर बढ़े, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो. फॉर इन्वायरमेंट के लिए क्या करेगी, द कंपनी प्लान टू अंडरटेक अ लार्ज स्केल प्लांटेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग द प्लांटिंग ऑफ मोर देन 10,000, लगभग 10,000 से ज्यादा बीज रोपा जाएगा. समझ में आ रहा है. तो कंपनी 3 सेक्टर में काम कर रही है कल्पना लिमिटेड, एक हेल्थ केयर, एक एजुकेशन और दूसरा तीसरा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. समझ में आ रहा है. तो ये 3 सेक्टर का दे रखा है कि कंपनी हर एक सेक्टर में क्या क्या काम करने वाली है. समझ में आ रहा है. ऐसे फटाफट आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है. ठीक है. क्वेश्चन को ऐसे ही फटाफट पढ़ते हुए आगे बढ़ना है. The board believed that these CSR programs would generate substantial social and economic benefits. बोर्ड का ऐसा था कि CSR प्रोग्राम से सोशल बेनिफिट्स मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा. कोइंसिडेंटली, लेकिन ध्यान देना, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू ड्राइव इंडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम सेवरल ऑफ दिस इनिशिएटिव्स. ध्यान देना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. कोइंसिडेंटली एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी और उसके फैमिली मेंबर्स को भी कुछ इंडायरेक्ट बेनिफिट मिल गया इन सारे इनिशिएटिव्स के कारण. मतलब जो कल्पना लिमिटेड प्रोग्राम्स वगैरह लेके आ रही है ना एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल के लिए, इसके लिए इंडायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है, कल्पना लिमिटेड के एम्प्लॉइज और उनके फैमिली मेंबर्स को. द इन्वायरमेंट The environmental projects were expected not only to contribute towards ecological preservation but also reflect the company's commitment to sustainable development, environmental stewardship. Within the organization, these CSR efforts were likely to improve employee motivation, engagement, as employees would take pride in the positive contribution. तो पता ही है कि CSR जब भी होता है तो एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉइज और ज्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए. Right? From an external perspective, Kalpana Limited anticipated that successful implementation of CSR programs would enhance its reputation among investors. अगर अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाता है कल्पना लिमिटेड अपना CSR प्रोजेक्ट तो उसका रेपुटेशन बढ़ेगा इन्वेस्टर्स के सामने, रेगुलेटर अथॉरिटीज के सामने, बाकी स्टेक होल्डर्स के प्रति. At the same time, management acknowledges existence of certain practical challenges such as identifying credible non-governmental organization, ensuring proper utilization of CSR fund. ये ध्यान रखना है कि आप CSR जिससे करा रहे हो वो क्या होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए. आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कराना है CSR फंड्स को, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना है इंप्लीमेंटेशन के दौरान. इट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट सम मेंबर्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी might initially be doubtful about the company's intention. कुछ ऐसे लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जिनको ऐसा हो सकता है कि कंपनी का इंटेंशन कुछ और है. इन एडिशन इवैल्यूएटिंग द लॉन्ग टर्म, आपका जो भी बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए. जो भी आप प्रोग्राम्स वगैरह लेके आ रहे हो वो लॉन्ग टर्म में लोगों को बेनिफिट करे. आपको प्रॉपर्ली सुपरवाइज वगैरह करना है हर एक चीज. ठीक है. पीरियडिकली आपको सुपरवाइज वगैरह करते हुए चलना है. ठीक है.
Nevertheless, the management considered these challenges as opportunities to strengthen government mechanism, develop stakeholder partnership and all. ये तो सब भाषण दिया है, ठीक है। तो काम का बात इसमें ये था कि कल्पना लिमिटेड का क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था, कल्पना लिमिटेड को अब करना है सीएसआर। तो सीएसआर वो कहाँ पे सोची करने का, तो 3 एरिया में सोची, ठीक है। 2% उसको स्पेंड करना है, तो उसमें उसका एनुअल बजट निकला 24 करोड़, जिसमें से 10 लाख फॉर एजुकेशन, 8 लाख फॉर हेल्थ केयर एंड 6 लाख फॉर इन्वायरमेंटल। वो सोची खर्चा करेंगे। कौन कौन से एरिया में क्या क्या खर्चा करने वाली है, किस तरीके से काम करने वाली है, ये वो बता दी। बाहर के एक्सटर्नल एजेंसी को वो हायर करती है इसके लिए, जो कि क्रेडिबल है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट अच्छा, इसके एम्प्लॉइज को इनडायरेक्ट बेनिफिट हो जाता है प्रोजेक्ट ले आने की वजह से। इसके एम्प्लॉइज को क्या हो जा रहा है, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल जा रहा है इस प्रोजेक्ट के कारण, ठीक है। तो अब बताओ, अब बताओ नंबर वन क्वेश्चन वापस से देखो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज दैट प्राइमरली बेनिफिट पर्संस एसोसिएटेड। प्राइमरली अगर आपके एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिल रहा है तब क्या वो सीएसआर में इंक्लूड होगा? नहीं। बट अगर इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है मैम एम्प्लॉइज को, तो बिल्कुल होंगे। समझ में आया? मतलब आप अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें आपके बेनिफिशियरी जो है ना, वो वैसे तो कम्युनिटी एट लार्ज है, सोसाइटी एट लार्ज है, बट उसमें से कुछ हिस्सा, मतलब जो आप बेनिफिट दे रहे हैं, हेल्थ कैंप वगैरह लगा रहे हैं, तो कुछ फैमिली मेंबर को, जो एम्प्लॉइज है उनके फैमिली मेंबर को भी बेनिफिट हो जा रहा है उसके कारण। तो इसको क्या सीएसआर में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। इनडायरेक्टली अगर एम्प्लॉइज है उनके फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट हो जा रहा है तो इससे कोई परेशानी वाला बात नहीं है। हाँ, पर प्राइमरी बेनिफिशियरीज आपके एम्प्लॉइज नहीं होने चाहिए, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है, समझ में ना। प्राइमरली तो आपको सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करना है। चलो किस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे देखो। वेदर एम्प्लॉइज ऑफ कल्पना लिमिटेड कैन बी ट्रीटेड एज बेनिफिशियरीज। क्या एम्प्लॉइज को हम लोग बेनिफिशियरीज ट्रीट कर सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है? एम्प्लॉइज को क्या क्या बेनिफिशियरीज ट्रीट कर सकते हैं? नहीं। एम्प्लॉइज के लिए आप कोई प्रोजेक्ट अगर अंडरटेक नहीं कर सकते। एम्प्लॉइज को भी फायदा हो जा रहा है, को भी तो चलेगा, बट एम्प्लॉइज के ही फायदा के लिए कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, ठीक है। So CSR under Section 130 of the Companies Act is intended to ensure that companies contribute towards social, economic and environmental development. CSR का मकसद ये कि कंपनी क्योंकि सोसाइटी का रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, कम्युनिटी के लोगों को यूज कर रहा है एंड इन्वायरमेंट का रिसोर्स यूज कर रहा है, इसीलिए कंपनी का जिम्मेदारी है सोशली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली कुछ काम करना। एज पर रूल 2 Subsection 1 clause D of the company's CSR policy rules, CSR activities shall not include activities undertaken for the benefit of employees of their company and their families. उनके employees के लिए आप कोई काम नहीं कर सकते हो, employees के family members के लिए आप कोई काम नहीं कर सकते हो। The rationale behind, अब ये क्यों है ये प्रोविजन? तो ये प्रोविजन इसीलिए है कि आप जो भी खर्चा वर्चा कर रहे हो ना, वो आपका इंटरनल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपका क्या है, एम्प्लॉइज तो आपके इंटरनल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, वो आपका एक्सटर्नल पार्ट है ना। आपको लोगों के लिए काम करना है। CSR is intended to benefit society at large, therefore any activity which is designed exclusively सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, तो उसको हम सीएसआर एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, एम्प्लॉइज को भी फायदा हो जा रहा है तो चलेगा। क्लियर है? इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट चलो एमसीए का क्या क्लैरिफिकेशन आया था इस पे। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव क्लैरिफाइड दैट द रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज ओनली वेयर द एक्टिविटीज अंडरटेकन एक्सक्लूसिवली। ये रिस्ट्रिक्शन तभी अप्लाई होगा जब आप कोई भी ऐसा एक्टिविटी ले रहे हैं जिससे एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉइज या उनके फैमिलीज को बेनिफिट हो रहा है। एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉइज उनके बेनिफिट को, ध्यान रखना ये वर्ड। Where employees are covered as a part, लेकिन अगर employees covered हो जा रहे हैं because you are covering a large part of beneficiaries, a large group of beneficiaries में employees भी cover हो जा रहे हैं, the activity would not lose its character, तो फिर वो CSR एक्टिविटी पूरा का पूरा लूज नहीं करेगा, merely because employees have incidental benefits, क्योंकि incidental indirect benefits मिल जा रहा है employees को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये CSR एक्टिविटी नहीं है। Thus determining factors whether the activity is intended exclusively for employees of the company at large, तो सबसे मेन रीजन है कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि आप जो भी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो उसका बेनिफिट क्या एक्सक्लूसिवली सिर्फ एम्प्लॉइज या उनके मेंबर्स के लिए है। अगर नहीं तब तो ठीक है सीएसआर इंक्लूड होगा, अगर है तो फिर ये सीएसआर एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? तो चलो ये आपका था प्रोविजन वाला पार्ट। ये आपका क्या है गाइस? ये है आपका प्रोविजन वाला पार्ट। तो आपको हमेशा आंसर को 3 फॉर्म में लिखना है, तो प्रोविजन, फिर आपको लिखना है फैक्ट्स, फिर आपको क्या लिखना है फैक्ट्स। तो ये आपका प्रोविजन हो गया, फिर यहाँ से है आपका फैक्ट्स, ये क्या आपका फैक्ट्स। तो प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है? इन द प्रेजेंट केस कल्पना लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड सीएसआर 3 एरिया पे फोकस करेगा, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। द कंपनी प्रपोजेस टू, कंपनी क्या क्या करने वाली है लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट बुक्स, एजुकेशनल मटेरियल्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स, डिजिटल लर्निंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा, हेल्थ कैंप वगैरह लाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज वगैरह कंडक्ट रखे देगा इन 5 नेबरिंग विलेजेस अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड प्लांटेशन ऑफ मोर देन 10,000 सैपलिंग्स। ये सब क्या है? कल्पना लिमिटेड ये सब करने वाला है। सो दीज एक्टिविटीज आर इंटेंडेड for students, villagers, economically weaker sections and the local community. They are not restricted to employees of the company.
सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? स्टूडेंट्स के लिए, विलेजर्स के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस लोगों के लिए। इट इज पॉसिबल दैट सम एम्प्लॉइज और देयर फैमिली मेंबर्स रिसाइडिंग द रिवर विलेज में बेनिफिट, लेकिन हो सकता है क्योंकि आप कम्युनिटी एट लार्ज को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, स्कूल्स में आप ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कोई एम्प्लॉय का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ता हो तो उसको इंडायरेक्ट बेनिफिट मिल जाए इस चीज से, है ना? आप कर रहे हो लोगों के लिए, बट आपके एम्प्लॉइज उनके फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट मिल जा रहा है। इस इंप्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी से उनका भी भला हो जा रहा है, हेल्थ कैम्प में उनका भी चेकअप हो जा रहा है, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स में उनको भी टेक्स्ट बुक वगैरह प्रोवाइड हो जा रहा है, उनको भी मिल जा रहा है। एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट कुछ भी अंडरटेक करो तो उनको भी इंडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से, कंजर्वेशन से। हाउएवर सच बेनिफिट्स आर merely incidental, ये इन्सिडेंटल है, इंडायरेक्ट बेनिफिट है। दीज अराइज बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कम्युनिटी ओरिएंटेड, क्योंकि आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, इसीलिए कम्युनिटी का पार्ट एम्प्लॉइज भी हैं, इसीलिए वो इंक्लूड हो जा रहे हैं इसके अंदर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी सोशल वेलफेयर, यही बोले थे ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका सोशल वेलफेयर होना चाहिए। प्राइमरी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव आपका सोशल वेलफेयर होना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि एम्प्लॉइज का वेलफेयर। एम्प्लॉइज का वेलफेयर नहीं, क्या करना है आपको? सोशल वेलफेयर करना। समझ में आया? Therefore, the proposed CSR program satisfy the requirement। तो क्या है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कल्पना लिमिटेड जो भी काम करने जा रही है, क्या ये कम्युनिटी के लिए कर रही है, अपने सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए कर रही है? तो बिल्कुल ये कम्युनिटी के लिए कर रही है ना, बिल्कुल ये कम्युनिटी के लिए कर रही है। सो देयरफॉर द प्रपोज्ड सीएसआर प्रोग्राम सैटिस्फाई द रिक्वायरमेंट दैट सीएसआर's एक्टिविटी शुड बेनिफिट सोसाइटी एट लार्ज एंड नॉट merely एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। सिर्फ एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं हो रहा है, सोसाइटी एट लार्ज के लिए वो काम करे, सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट होने वाला है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? तो फैक्ट्स भी हम लोग लिख लिया, लास्ट में है कंक्लूजन। तो आपको प्रोविजन लिखना है, फैक्ट्स लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, ये ध्यान रखना है, ठीक है? प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। तो लास्ट में देखो कंक्लूजन निकला है, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉइज ऑफ कल्पना लिमिटेड में भी इंसिडेंटल बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रपोज सीएसआर इनिशिएटिव्स, हो सकता है वो इंसिडेंटल इंडायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल जाए। हाउएवर दे कैन नॉट बी एक्सक्लूसिव, सिर्फ उनके लिए काम नहीं किया जा सकता है। सिंस द प्रोजेक्ट्स आर इंटेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लोकल कम्युनिटी पब्लिक एट लार्ज, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सच एक्टिविटी शैल क्वालिफाई सीएसआर एक्सपेंडिचर। तो जो भी एक्सपेंडिचर कल्पना लिमिटेड करने जा रही है 24 करोड़ का, वो बिल्कुल सीएसआर एक्सपेंडिचर के आएगा, अंदर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है? हेंस सीएसआर एक्टिविटीज प्रपोज्ड बाय कल्पना लिमिटेड आर कॉल्ड वैलिड सीएसआर एक्टिविटीज, ये वैलिड है, notwithstanding the benefits that may accrue to certain employees and their family members। indirect benefit अगर कुछ employees उनके family member को मिल जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना लिमिटेड जो भी एक्टिविटी करने जा रही है वो बिल्कुल उसके सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट बनेगा ही बनेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? तो एक केस स्टडी पढ़ोगे उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको इसी तरीके से करना होता है। समझ में आया क्या? हाँ या ना? तो कंक्लूजन लिखने के लिए आपको केस तो पढ़ना पड़ेगा एक बार, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम केस स्टडी को पढ़ने में नहीं वेस्ट करना है। पहली बार में पढ़ो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, है ना? जिस पे आपको एम्फेसिस करना है, जिस पे आपको रिलाई करना है, उन पॉइंट्स को आप मार्क कर लो पहली बार में। समझ में आया? चलो नंबर 2, एज द कंपनी इज इन, क्योंकि एक बार हम केस स्टडी पढ़ लिया, अब क्या हर क्वेश्चन के लिए बार बार जाके केस स्टडी पढ़ेंगे? नहीं, एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद फटाफट फटाफट क्वेश्चन करो। As the company is in the process of appointing an implementation agency, prepare a brief note highlighting the factor that should be evaluated before finalizing such an agency। implementing agency याद है क्या? कौन कौन implementing हो सकती है? 4 तरह की implementing agency हो सकती है ना, याद है? याद है ना 4 तरह की implementing agency? चलो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्या क्या चीजें आप चेक करेंगे, क्या क्या पॉइंटर्स आप चेक करेंगे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को हायर करते वक्त। एज द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, प्रिपेयर अ ब्रीफ नोट हाइलाइटिंग द फैक्टर दैट शुड बी इवैल्यूएटेड बिफोर फाइनलाइजिंग सच एन एजेंसी। एजेंसी को फाइनलाइज करने से पहले आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखना है। द कंपनीज CSR policy rules permit a company to undertake its CSR activities either by itself, या तो खुद से कर सकती है कंपनी, या थ्रू एलिजिबल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एलिजिबल है उसके थ्रू भी करा सकती है। Since the effectiveness of CSR project largely depends upon the competence credibility of the implementing agency due to its diligence is more essential before its appointment। बोला है क्योंकि CSR प्रोजेक्ट जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को किए, मतलब बस प्रोजेक्ट करना नहीं है ना। लास्ट में इम्पैक्ट असेसमेंट करके हम लोग ये भी चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को हायर कर रहे हो वो क्रेडिबल होना चाहिए, है ना। आपको प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस वगैरह इंश्योर करना है उसके अपॉइंटमेंट करने से पहले। तो आप जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को हायर करो, अपॉइंट करो, उसके लिए क्या करो, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस वगैरह कैरी आउट करो, समझ में आ रहा है, उसका क्रेडिबिलिटी वगैरह सब कुछ प्रॉपरली चेक कर लो। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। चलो नेक्स्ट है, द बोर्ड ऑफ कल्पना लिमिटेड शुड इंश्योर दैट द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पोजेस द नेसेसरी लीगल एलिजिबिलिटी। बोर्ड का काम है कि वो चेक कर ले कि जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके पास नेसेसरी लीगल एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी सब कुछ है ताकि वो सीएसआर एक्टिविटीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो फैक्टर्स टू बी इवैल्यूएटेड, कौन कौन से फैक्टर्स आपको चेक करना है? तो फैक्टर्स टू बी इवैल्यूएटेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, कौन कौन सा फैक्टर्स आपको चेक करना है? देखो कौन कौन सा फैक्टर्स आपको चेक करना है, देखो फटाफट से, कौन कौन सा फैक्टर्स आपको देखना है बताओ। तो सबसे पहले तो आपको लीगल एलिजिबिलिटी चेक करना है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि वेदर द एंटिटी इज एलिजिबल टू एक्ट एज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी और नॉट, जो कि आप चेक करोगे एज पर रूल 4 ऑफ द कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल्स। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होना चाहिए? सेक्शन 8 कंपनी या फिर ट्रस्ट या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी।
समझ में आ रहा है। हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन एंड फुलफिलिंग कंडीशन, तो आपको पता ही है कि इनकम टैक्स का 12 एनईटीजी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। कौन सा फॉर्म भर के, याद है ना ये सब कुछ, फॉर्म CSR 1 भरना होता है MC21 के पोर्टल पे। समझ में आ रहा है। सो रजिस्ट्रेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फाइलिंग फॉर्म CSR 1। उसके बाद उसको क्या मिल जाता है, एक वैलिड यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। विदाउट CSR रजिस्ट्रेशन क्या एंटिटी कर सकती है इंप्लीमेंट, क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट कैन नॉट एक्ट एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अनलेस एंड अनटिल रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फाइलिंग फॉर्म CSR 1। फिर प्रीवियस प्रीवियस ईयर्स का हमको क्या चेक करना है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। तो कंपनी शुड हैव नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, एक्सपीरियंस इन इंप्लीमेंटिंग CSR प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी के अंदर उसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड उसका प्रीवियस अचीवमेंट होना चाहिए। प्रोजेक्ट जो पिछले बार में कैरी आउट कर चुके हैं उसका क्या आउटकम देखने को मिला है, ये सब कुछ आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ही वो कंपनी एज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को आप अपॉइंट कर सकते हैं। सो एन एजेंसी विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इज मोर लाइकली टू इंश्योर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। समझ में आया क्या? एक ऐसी एजेंसी जिसका कि एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एजेंसी क्या रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी क्या? यस, इट विल बी प्रूवन, इट विल बी सक्सेसफुल। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। द गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ द एजेंसी शुड बी एग्जामिन्ड केयरफुली। गवर्नेंस आपको केयरफुली एग्जामिन करते हुए चलना है। द कंपनी शुड असेस कि आपका गवर्निंग बॉडी का क्या कंपोजिशन है, आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कैसा है, ट्रांसपेरेंट मैनर में डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, फाइनेंशियल साउंड है या नहीं, द इम्प्लीमेंटिंग शुड पोजेस एडुकेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साउंड अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंशियली स्टेबल है, साउंड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करती है, उसके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसको आपको रिव्यू करना है, फाइनेंशियली डिसिप्लिन है कंपनी, फंड मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर करती है, जो भी उसका फंड्स अगर उसको मिला है आज तक CSR के लिए उसको वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया, उसका अच्छा रिकॉर्ड है। दिस हेल्प्स इंश्योरिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ CSR रिसोर्सेज। आपको पता चलता है कि इन्वेस्टिंग एजेंसी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करने वाली है, प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने वाली है फॉर द इंटेंडेड पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। एजेंसी शुड बी केपेबल ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए, प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना, मेजरिंग आउटकम्स एंड इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्या आउटकम देखने को मिल सकता है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, पीरियोडिक मैनर में क्या प्रोवाइड करना, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना, किसको, कंपनी को टाइम टू टाइम क्या प्रोवाइड करना, रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हुए चलना। इफेक्टिव मॉनिटरिंग इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस। ठीक है। नेक्स्ट रेपुटेशन। बिफोर अपॉइंटमेंट द कंपनी शुड कंडक्ट डिलिजेंस रिगार्डिंग कि उसका पब्लिक में रेपुटेशन कैसा है, कैसे वो कंप्लायंस वगैरह इंश्योर करते हुए चली है, कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था, स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस उसके तरफ है भी या नहीं है। ठीक है। एन एजेंसी विद स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन हैज अ क्रेडिबिलिटी ऑफ CSR प्रोग्राम। अगर उसका अच्छा रेपुटेशन है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है मार्केट में, तो उससे आपका प्रोग्राम का, उससे आपका CSR प्रोजेक्ट का, पर्पस का क्या हो जाता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है, इनहांस हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है अलाइनमेंट विद CSR ऑब्जेक्टिव्स। द एजेंसीज मिशन एक्सपर्टीज शुड अलाइन विद द CSR ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कल्पना लिमिटेड। एजेंसी का जो मिशन है, जो एक्सपर्टीज है, वो अलाइन करना चाहिए जो भी CSR ऑब्जेक्टिव है कल्पना लिमिटेड का, यहाँ पे उसके साथ अलाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी फोकस करी एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एनवायरमेंट पे। तो जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसका भी एक्सपर्टीज, कोर कंपेटेंस इसी एरिया में होना चाहिए। शुड पोजेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्सपीरियंस इन दिस एरिया। इस फील्ड में, इस 3 फील्ड में उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। Ability to deliver sustainable outcomes. The board should evaluate whether it is capable of creating long-term impact, sustainable community development कर सकती है नहीं, measurable social outcome देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैम क्या इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा? आप इसमें से कुछ पॉइंट्स छाट के लिख सकते हो। आप इसमें से कुछ पॉइंट्स बिल्कुल छाट के लिख सकते हो। इसमें सारे ही पॉइंट्स आपको दे दिए, क्योंकि इसमें से आपको जो भी समझ में आए वो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स उठा के लिख सकते हो। जैसे 9 पॉइंट्स है, उसमें से आपको जो भी समझ में आए 3 4 5 पॉइंट आप उठा के लिख सकते हो। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही CSR खर्चा करना है बोल के जाके खर्चा कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। आपको मीनिंगफुल वे में काम करना है, आपको कुछ सोशल वैल्यू क्रिएट करना है। समझ में आया क्या? CSR इज नॉट जस्ट कि हाँ बस पैसा लिए उठाए करके आ गए, नहीं। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से काम करना है कि उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिले, उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिले। सो इस प्रेजेंट केस में तो सारा प्रोविजन हो गया। एप्लीकेशन टू द प्रेजेंट केस इज कंपनी लिमिटेड प्रपोजेस टू अंडरटेक एजुकेशनल प्रोग्राम, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इट शुड अपॉइंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैविंग। उसको एक ऐसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को अपॉइंट करना चाहिए जिसके पास CSR 1 का रजिस्ट्रेशन तो है ही है, एक्सपीरियंस होना चाहिए इस 3 सेक्टर में, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस उसका होना चाहिए, गवर्निंग बॉडी उसका काफी साउंड एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए कंपनी, इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए उसका, इनक्रेडिबल अमॉन्ग लॉन्ग कम्युनिटीज, मतलब उसका एक अच्छा खासा रेपुटेशन है मार्केट में, एंड स्टेक होल्डर जो है ना उसके ऊपर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। ऐसा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को हायर करना चाहिए यहाँ पे कल्पना लिमिटेड को। तो कल्पना लिमिटेड कैसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को हायर करेगा, जिसके पास वैलिड CSR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, एंड क्रेडिबिलिटी होना चाहिए अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। ठीक है।
क्योंकि ऐसी एक एजेंसी को अगर जब आप हायर करते हो तो इंश्योर करेगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका पर्पस है, वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो और आपके सीएसआर फंड का प्रॉपर क्या हो, यूटिलाइजेशन हो। क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज जो है ना वेस्ट नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज जो है ना प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए, प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट है कंक्लूजन। नेक्स्ट क्या है? कंक्लूजन। सो बिफोर फाइनलाइजिंग एंड मीटिंग एजेंसी कल्पना लिमिटेड शुड अंडरटेक कॉम्प्रिहेंसिव ड्यू डिलिजेंस रिलेटिंग टू लीगल एलिजिबिलिटी। वही सीएसआर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए चलना है, फाइनेंशियली केपेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना है, मॉनिटर करते चलना है, टाइम टू टाइम अलाइन करना है आपको अपने सीएसआर ऑब्जेक्टिव्स के साथ। जो भी आपका सीएसआर ऑब्जेक्टिव है उसके साथ लिमिटेड एजेंसी को अलाइन करना है अपना सारा काम। समझ में आया ना? इट शुड बी क्रेडिबल, इट शुड बी कंपेटेबल। क्लियर है? चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। कैन वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन? दो क्वेश्चन आपका हो चुका है यहाँ पे। चलो थर्ड क्वेश्चन है, assuming you are acting as a consultant to the company, explain the general principles relating to recognition and measurement of CSR activities। CSR एक्टिविटीज को आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, किस तरीके से आप मेजर करोगे एक्टिविटीज को और एक्सपेंडिचर को। तो the objective of corporate social responsibility is not merely to spend the prescribed amount but to ensure that such expenditure is incurred on activities that create measurable social impact and are in conformity with the provision of section 135 of the Companies Act and CSR rules। मतलब सीधा सा बात में ये कह रहा है कि सीएसआर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा उठाए जाके सीएसआर करके आ गए, नहीं, आपको कुछ ना कुछ सोशल वैल्यू क्रिएट करना, आपको उस अमाउंट का जो भी आप स्पेंड करने जा रहे हो, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो एक्टिविटीज पे, उसका कुछ ना कुछ सोशल इंपैक्ट पड़ना चाहिए। क्योंकि लास्ट हम लोग क्या करते हैं, इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, मेजर करते हैं कि आपका किया हुआ सीएसआर क्या सच में फ्रूटफुल है भी या नहीं है, बस आप ऐसे ही करने को कर दिए, है ना। तो एक सोशल इंपैक्ट जिसको आप मेजर कर सके, वैसा सोशल इंपैक्ट क्रिएट होना चाहिए आपकी एक्टिविटी की वजह से। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो दैट शुड बी इन कन्फर्मेटिव विद टू थिंग्स, एक तो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल्स 2014। इस दो चीजें के साथ आपको कंफर्मिटी करते हुए आपको क्या करना है, जो भी कामकाज करना है और जो भी आप काम कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ सोशल इंपैक्ट देखने को मिले। समझ में आया? नॉट जस्ट मियरली डूइंग द सीएसआर बट उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। Accordingly, the principles of recognition and measurement help determine whether a particular activities qualify as CSR and the manner in which related expenditure should be counted and reported। चलो फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। किस तरीके से आप सीएसआर एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो? A CSR activity should be recognized only when it satisfies the following condition। आप कोई भी एक्टिविटी को CSR तभी मानोगे अगर वो ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करती है। तो कौन कौन सा कंडीशन है? एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परफॉर्मेंस ऑफ अप्रूव्ड सीएसआर पॉलिसी एनुअल एक्शन प्लान। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज एज पर द सीएसआर पॉलिसी एंड जो भी एनुअल एक्शन प्लान आपको अप्रूव करके दिया है आपका कमिटी और आपका बोर्ड, वही आपको कैरी आउट करना है। द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ एक्टिविटी स्पेसिफाइड। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो दैट शुड बी विद इन द एक्टिविटीज व्हिच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। आपको शेड्यूल 7 के अंदर जो भी एक्टिविटीज मेंशन्ड है उसी में से कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो। एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सोसाइटी एट लार्ज के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉइज या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं कर रहे हो, है ना। सोसाइटी एट लार्ज के लिए आप कोई भी काम कर रहे हो। एक्टिविटी इज नॉट अंडरटेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट वेयर स्पेशली। अच्छा, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब मैम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है मैम यहाँ पे? एंड जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो दैट शुड नॉट बी इन योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का यहाँ पे मतलब क्या होगा? जैसे मान लो आप एक शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप क्या करते हो, एक नया शैम्पू लॉन्च कर रहे हो, नया शैम्पू बनाए हो, उसके लिए आप 1-1 रुपए का पाउच बनाते हो, सैंपल बनाते हो, तब पाउच बनाते हो और वो पाउच आप 1 लाख लोग को बंटवा देते हो। वो पाउच आप 1 लाख लोग को बंटवा देते हो। तो क्या ये शैम्पू का 1-1 रुपए वाला पाउच बंटवाना क्या ये सीएसआर में इंक्लूड होगा क्या? तो क्या ये सीएसआर में इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि ये सैंपल आप बांट रहे हो ताकि लोगों को समझ में आए कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। दूसरा, ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है शैम्पू को बनाना, उसी में आप अगर 1 रुपए का पाउच अगर आप बांट दे रहे हो तो ये आपका सीएसआर में इंक्लूड नहीं होगा। नहीं, ये आपका सीएसआर में इंक्लूड नहीं। द रिकग्निशन ऑफ सीएसआर एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लायंस। ठीक है, एक्टिविटी आपका कैसा होना चाहिए? शेड्यूल 7 के अंदर का कोई भी एक्टिविटी होना चाहिए। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द एनुअल बीओडी एज पर द एनुअल एक्शन प्लान एंड सीएसआर पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। इट शुड बेनिफिट सोसाइटी एट लार्ज, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो भी आप एक्टिविटी करो दैट शुड नॉट बी इन योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आया? नेक्स्ट वही दे रखा है, एक्टिविटीज मस्ट फॉल विद इन शेड्यूल 7। एक्टिविटीज आपका शेड्यूल 7 के हिसाब से होना चाहिए। For recognition as CSR expenditure, the activity should relate to areas specified in Schedule 7 जैसे एजुकेशन को प्रमोशन के लिए, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, नेशनल हेरिटेज के प्रोडक्शन के लिए, कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड फंड्स, सिमिलर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज विच फॉल आउटसाइड शेड्यूल 7 कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। मैम सीएसआर एक्सपेंडिचर में क्या वो एक्टिविटी भी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भी शेड्यूल 7 में उसी में से रिलेटेड आपको कोई भी एक्टिविटी करना है तो आप कर सकते हैं, है तभी वो सीएसआर का उसमें इंक्लूड होगा, अदरवाइज वो सीएसआर में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया क्या? अदरवाइज वो सीएसआर में इंक्लूड नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सीएसआर एक्सपेंडिचर शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंट। सीएसआर एक्सपेंडिचर आप किस हिसाब से आप क्या बोलते हैं मेजर करोगे? तो सीएसआर एक्सपेंडिचर शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल आप कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो सीएसआर एक्टिविटी के लिए, वही आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर।
ओनली जेन्युइन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट शुड बी कंसीडर्ड। जेन्युइन एक्सपेंडिचर जो आपको लगा है सीएसआर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको ही आप सिर्फ कंसीडर कर सकते हो। द मेजरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल पेमेंट, कितना आप एक्चुअली पेमेंट किए हो सीएसआर एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए, कितना आपका मटेरियल लगा, कितना मटेरियल आप सप्लाई करके दे रहे हो सीएसआर एक्टिविटी के लिए, कितने सर्विसेज आप यूटिलाइज कर रहे हो, एंड डायरेक्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंडिचर है। मतलब सीएसआर एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आएगा जो कि आपके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में लगा है, समझ में आया। बाकी सब ओवरहेड में आता है। सीएसआर एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, मतलब एक्चुअल अमाउंट दैट इज स्पेंट ऑन अप्रूव्ड सीएसआर एक्टिविटीज। ठीक है, एक्सपेंडिचर मस्ट रेट डायरेक्टली, एक्सपेंडिचर आपका डायरेक्ट होना चाहिए जो कि सीएसआर एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड हो। ओनली एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कनेक्टेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर एक्टिविटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट, सीएसआर प्रोजेक्ट को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसे डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, है ना, तभी आप उसको सीएसआर एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ रहा है। सो जो डायरेक्टली इंक्लूडेड है, मतलब आप जो सीएसआर कर रहे हैं ना, वो सीएसआर में आपका डायरेक्ट खर्चा जो भी हो रहा है वो आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। कॉस्ट ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स, अब देखो जैसे यहाँ पे कल्पना लिमिटेड क्या कर रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक आप दे रहे हो, है ना, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक दे रहे हो, स्टेशनरी सप्लाई कर रहे हो, है ना, तो ये सब डायरेक्ट खर्चा है। कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हेल्थ कैंप को आप जो ऑर्गेनाइज करा के दे रहे हो तो उसका टेंट वेंट का जो खर्चा, उसका टेबल कुर्सी का जो खर्चा है, तो डायरेक्ट खर्चा है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सैनिटेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, टॉयलेट वगैरह बनवाने के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है। आप बीज वगैरह रोप रहे हो तो बीज जो आप मंगवा रहे हो, जो बीज है, जो डायरेक्ट खर्चा है, जो पानी वानी का टैंकर वैंकर आप मंगवा रहे हो, जो डायरेक्ट खर्चा है इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। समझ में आया, उसको आप सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट कंसीडर करेंगे। सच एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द अचीवमेंट ऑफ सीएसआर ऑब्जेक्टिव्स। एक्सक्लूजन ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर आपका नहीं होना चाहिए। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। सीएसआर मस्ट रिमेन डिस्टिंक्ट। आपका कमर्शियल ऑपरेशन जो भी है जिसके लिए आप प्रॉफिट अर्न करते हो, कमाते हो, है ना, उससे आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए सीएसआर का पर्पस। द पर्पस ऑफ सीएसआर इज सोशल डेवलपमेंट, ना कि आपको बिजनेस एक्टिविटी का प्रमोट करना है। जैसे हम लोग शैम्पू वाला एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ पे अपना शैम्पू प्रमोट कर रहे हो आप, तो ये सीएसआर में इंक्लूड नहीं होगा। आपको ऐसा कुछ करना है जैसे आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, समाज के भलाई के लिए कुछ कर रहे हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं करना है आपको। समझ में आया। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो कि हम बोले ओवरहेड्स मतलब आपका इनडायरेक्ट खर्चा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5%, ये आप सबको पता होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू सीएसआर एक्टिविटीज विल रिकॉग्नाइज द सीएसआर एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीएसआर रूल्स। इस एक्सपेंसेस में इंक्लूड कौन कौन सा एक्सपेंसेस इंक्लूड होगा, प्रोजेक्ट को मैनेज करने का खर्चा, उसको मॉनिटर करने का और एडमिनिस्टर करने का। समझ में आया। तो ये सब क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में इंक्लूड होगा। However, excessive administrative expenditure is discouraged to ensure that a substantial portion of CSR funds reaches the intended beneficiaries. Excessive आपको नहीं करना, मतलब maximum 5% आपका administrative overhead हो सकता है, that will be considered as a part of CSR expenditure. उसके beyond आप जाओगे तो it will not be considered. तो maximum administrative overhead कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। तो सब आपको पता है, क्लियर है। अच्छा, कुछ भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी आपको सीएसआर करने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या प्रॉफिट आपका बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा क्या, क्या ये प्रॉफिट आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट बनेगा क्या, नहीं ना। सो एनी सरप्लस विच इज जनरेटेड आउट ऑफ द सीएसआर, कोई भी आप सीएसआर प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कुछ फायदा हो जा रहा है, कुछ बेनिफिट हो जा रहा है, कुछ सरप्लस मिल जा रहा है, तो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट, या आपके बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। इट्स विल बी प्लग्ड बैक इन द सेम प्रोजेक्ट, या आपको सेम प्रोजेक्ट में वापस डाल देना है, इंक्लूड कर देना है। और यू कैन ट्रांसफर इट, या फिर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो या तो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में, या फिर आप इसको स्पेंड कर सकते हो एज पर योर सीएसआर पॉलिसी रूल्स पर। ये आपका बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। ये तो आप वापस इसको सीएसआर प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर लो, तो आप इसको अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट या शेड्यूल 7 के स्पेसिफाइड 5 फंड्स में डाल दो। समझ में आया क्या, बट ये बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। द सीएसआर एक्टिविटीज आर नॉट इंटेंडेड टू जनरेट, सीएसआर एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो वो भलाई के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, भलाई के लिए, कम्युनिटी के भलाई के लिए, सोसाइटी के भलाई के लिए कर रहे हो, है ना। इससे आपका प्रॉफिट जनरेशन मोटिव नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट जनरेशन आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या। अच्छा, कैपिटल एसेट जो भी एक्वायर कर रहे हैं सीएसआर का पैसे से, क्या आप कैपिटल एसेट एक्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो कैपिटल एसेट कंपनी जो कि सीएसआर कर रहा है उसके ओनरशिप में नहीं होना चाहिए। तो आप किसको दे सकते हैं उसका एसेट, उस एसेट का ओनरशिप आप किसको दे सकते हैं, तो कोई सेक्शन 8 कंपनी को दे दो, कोई ट्रस्ट को दे दो, या फिर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे दो, या फिर जो उस प्रोजेक्ट के आपके बेनिफिशियरीज होने वाले अल्टीमेट उन्हीं के लिए दे दो आप, या कोई भी ऐसे पब्लिक अथॉरिटी को आप दे दो। समझ में आया। बट कैपिटल एसेट आपको नहीं रखना है भाई, ये तो वही बात हो गया ना, पैसा से आप सीएसआर किए, कैपिटल एसेट खरीदे, कैपिटल एसेट खुद के नाम पे ओन कर ली, ये तो कौन सा बात हो गया, है ना। तो कैपिटल एसेट शुड बी हेल्ड बाय द सेक्शन 8 कंपनी और ट्रस्ट और सोसाइटी, या फिर जो बेनिफिशियरी उस प्रोजेक्ट का है वो, या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी। एसेट शुड नॉट ऑर्डिनरी रिमेन अंडर द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनरशिप में एसेट नहीं होना चाहिए। कैपिटल एसेट बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं, बट वो आपके ओनरशिप में नहीं होना चाहिए। इनमें से किसी के भी ओनरशिप में आप उस एसेट को दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो बताओ। चलो, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। तो बताइए सीएसआर एक्सपेंडिचर जो भी आप करो उसको प्रॉपर्ली आपको मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिकॉर्ड्स रखना है, उसका एविडेंस रखना है, मॉनिटर करना है टाइम टू टाइम कि आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड आपको बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल सीएसआर रिपोर्ट आपको बताना है सब कुछ, कि आपका सीएसआर एक्टिविटी कितना फ्रूटफुल रहा, कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ, क्या क्या प्लान किए थे, क्या आपको रिजल्ट देखने को मिला, एवरीथिंग शुड बी डिस्प्लेड इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सीएसआर, जो आपको फाइल करके बताना है। समझ में आया।
क्लियर क्लियर। सो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो इससे आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो आपका हो गया प्रोविजन वाला पार्ट आया, ये आपका हो गया प्रोविजन वाला पार्ट। जनरल प्रिंसिपल्स, तो ये सारा आपका प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट अब फैक्ट्स देखो। एप्लीकेशन टू द प्रेजेंट केस, इन द केस ऑफ कल्पना मेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल मटेरियल, ये आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। स्कॉलरशिप आप प्रोवाइड करो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को, जो कि मेरिट बेस पे है, जिनको जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं बट उनके पास उनका फाइनेंशियल कंडीशन उनका अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकली वो वीक है, तो उनका आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो, डायरेक्ट सीएसआर एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। हेल्थ कैम्प आप दे रहे हो, फ्री में मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो, तो मेडिसिन का जो कॉस्ट है आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए चीजें वगैरह मंगा रहे हो, सीमेंट वगैरह मंगा रहे हो, ईटा वगैरह मंगवा रहे हो, है ना, आप वो सैनिटेशन के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आप मंगा रहे हो, तो वो डायरेक्ट सीएसआर एक्सपेंडिचर है। एंड 10,000 सैपलिंग्स आप प्लांट करो, ये सब आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। समझ में? वुड क्लैरिफाई सीएसआर एक्सपेंडिचर सिंस एक्टिविटीज फॉल विद शेड्यूल 7 इंटेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये शेड्यूल 7 के अंदर फॉल करती है एंड इट इज इंटेंडेड फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो बिल्कुल ये सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। द एक्सपेंडिचर शुड मेजर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, आपको एक्चुअल क्या खर्चा पड़ा है, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोज इन द कंपनीज, आपको सीएसआर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, जो आप लास्ट में एनुअल रिपोर्ट बताते हैं उसमें आपको प्रॉपर्ली बताना है कि आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर करने में, मतलब आपका सीएसआर इंप्लीमेंट करने में आपको कितना का एक्सपेंडिचर पड़ा। सीएसआर एक्सपेंडिचर में सारे डायरेक्ट खर्चे आएंगे जो कि आपका सीएसआर एक्टिविटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है, वो सारे डायरेक्ट खर्चे आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, बिल्कुल। कोई दिक्कत वाला बात है क्या, बोलो? नहीं है ना गाइस? सो फिर लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, कंक्लूजन। लास्ट में आपको क्या लिखना होता है गाइस, कंक्लूजन। कंक्लूजन देख लो। द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ट्रांसपेरेंसी, सोशल इम्पैक्ट। ओनली एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड ऑन एलिजिबल शेड्यूल्स एंड एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग टू सीएसआर पॉलिसी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। जो भी आप शेड्यूल 7 के हिसाब से कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। शेड्यूल 7 के बियॉन्ड जाके कर रहे हो तो सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट भी नहीं बनेगा। आपको प्रॉपर्ली मेजर करना है कि कितना एक्सपेंडिचर, उसको मॉनिटर करना, उसको डिस्क्लोज करना है, ताकि आप इन फ्यूचर क्या कर सको, इन फ्यूचर आप इंश्योर कर सको अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग वगैरह कर सको। समझ में आया? तो प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना है क्या? बिल्कुल आपको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हुए चलना है। कोई दिक्कत वाला बात है क्या इसमें, बताओ? चलो, तो आपका नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, इससे हम लोग का 20 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा पूरा। लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्व्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर ब्रांड एनहांसमेंट एंड वैल्यू क्रिएशन। डिस्कस करो ये स्टेटमेंट, किस तरीके से वो ब्रांड को इनहांस करता है, किस तरीके से वो एक इमेज को बढ़ाता है, कॉर्पोरेट इमेज वो बढ़ाता है, ये बताओ। So corporate social responsibility serves as an important tool for brand enhancement, value creation. Discuss this statement. In modern business environment, आज के टाइम पे CSR is no longer viewed merely as a statutory obligation. सिर्फ और सिर्फ पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले का कल्चर था कि आपको डोनेशन करना पड़ेगा, आपके ऊपर लॉ का ऑब्लिगेशन है तो आपको CSR करना है। पहले ऐसा था, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन माना जाता था CSR को। बट जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है बिजनेस का, इट हैज इमर्ज्ड एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल दैट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन आज के टाइम पे कंपनी जो है ना, उनको ऐसा लगता है कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, CSR करने से अपने आप को ही फायदा होता है, CSR करने से आपको खुद को ही फायदा होता है। So it has emerged as a strategic business tool that helps in organizations build trust, strengthen stakeholder relationships and create long term value. आपका long term market में value generate होता है, value create होता है, आपका stakeholders के साथ relationship build होता है, आपका trust बढ़ता है ना। So it is a very important business tool जिससे आपका goodwill वगैरह सब कुछ क्या होता है, enhance होता है। A company's reputation today depends not only its financial performance but also on the manner in which it contribute towards social welfare. आज के टाइम पे कंपनी का परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ नहीं है, बट साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे आप काम कर रहे हो, किस तरीके से आप सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, आप क्या काम करो जिससे कम्युनिटी डेवलप हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आप ये सब काम करते हो ना, उससे आपका खुद का रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स आपका बढ़ता है, खुद का आपका ब्रांड का इमेज बढ़ता है, खुद से कस्टमर्स एम्प्लॉयज दे फील लॉयल, दे फील ट्रस्टवर्दी टू वर्क विद यू, दे फील कस्टमर्स आपके तरफ लॉयल रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? एम्प्लॉयज आपके साथ मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए। सो कॉन्सिक्वेंटली धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, सीएसआर हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रांड एनहांसमेंट। सीएसआर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आज के टाइम पे गुडविल बढ़ाने के लिए, ब्रांड को इनहांस करने के लिए, है ना, रेपुटेशन बढ़ाने के लिए मार्केट में। समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, सीएसआर कंसीडर एज अ टूल फॉर ब्रांड एनहांसमेंट एंड बिल्डिंग द रेपुटेशन इन द मार्केट। समझ में आ रहा है? सबसे पहले सीएसआर एज अ टूल फॉर ब्रांड एनहांसमेंट। सीएसआर किस तरीके से ब्रांड एनहांसमेंट करता है, तो ब्रांड एनहांसमेंट रेफर्स टू इंप्रूविंग द इमेज, आपका बिजनेस का इमेज बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, लोग स्टेक होल्डर्स आपकी कंपनी को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। सीएसआर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रांड एनहांसमेंट, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ब्रांड एनहांसमेंट, ये देखो। तो आपके कॉर्पोरेट का रेपुटेशन बढ़ता है, कंपनी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है सोशल डेवलपमेंट के लिए, समाज के भलाई के लिए, उनको माना जाता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा भला कंपनी है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कंपनी है जो लोगों के बारे में सोचता है। तो ऐसे कंपनीज को पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत ईजिली मिल जाता है, ये लोग गुडविल
कमा पाते हैं, बहुत ही जल्दी इनका मार्केट में इमेज अच्छा बन जाता है, समझ में आ रहा है ना, जिसकी वजह से इनका रेपुटेशन क्रिएट हो जाता है मार्केट में। अच्छा, स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं ऐसे कंपनीज के ऊपर। तो सीएसआर इनिशिएटिव क्या करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है अमॉन्ग कस्टमर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लोकल कम्युनिटीज। इन्वेस्टर्स ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि सोशली वेलफेयर है, अच्छे काम के अच्छे पर्पस के लिए काम करें। एम्प्लॉइज ऐसे कंपनीज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं जो कि समाज के बारे में सोचती है, उनके बारे में सोचती है, लोगों के बारे में सोचती है, समझ में आ रहा है ना। कस्टमर्स ऐसे कंपनीज का जुड़ा जोड़ना चाहते हैं जो कि उनके लिए इन रिटर्न कुछ काम करके दे रहे हैं ना, जो कि उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो स्टेक होल्डर्स आर मोर लाइकली टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट डेमोंस्ट्रेट कमिटमेंट टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर। तो स्टेक होल्डर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्रिएट्स मार्केट में एक पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन मतलब एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव तरीके से लोग आपको पहचानने लगते हैं, देखने लगते हैं। सो वेल डिजाइन ऐसा प्रोग्राम जनरेट पॉजिटिव पब्लिसिटी, इनहांस द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। आपका पब्लिक में इमेज बढ़ जाता है, आपको लोग बहुत ज्यादा पहचानते हैं, आपका पब्लिसिटी अच्छा हो जाता है ना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है आपकी तरफ। दिस हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द कंपनी फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से क्या कर पाता है, खुद को डिफरेंशिएट कर पाता है, क्या कर पाता है, डिफरेंशिएट कर पाता है, समझ में आ रहा है क्या। तो ब्रांड ब्रांड एनहांसमेंट कैसे होता है बताओ। ब्रांड एनहांसमेंट कैसे होता है, तो इंप्रूव कंपनी कॉर्पोरेट रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन बढ़ जाता है आपके बिजनेस का, स्टेक होल्डर्स काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, पॉजिटिव पब्लिक इमेज मिलता है देखने को। इनहांसेस कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर्स इंक्रीजिंगली प्रेफर प्रोडक्ट्स। कस्टमर आज के टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे सर्विसेज प्रेफर करते हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी से उनसे प्रेफर करते हैं। अरे भाई वो 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया ज्यादा देने को तैयार है, बट उनको क्या चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, उनको क्या चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी सर्विस चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए वो 4 रुपया ज्यादा देने को तैयार है क्या, बिल्कुल है, पहले ऐसा नहीं था, बट आज के टाइम पे जो कंज्यूमर्स है वो दे आर मच मोर अवेयर। एज अ रिजल्ट सीएसआर कंट्रीब्यूट्स टू कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर्स को अगर आप अच्छा प्रोडक्ट अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कस्टमर्स आपके साथ काफी टाइम तक रिटेन कर जाते हैं, वो छोड़ते नहीं है आपके ब्रांड को, कंपनी को, जिसकी वजह से आपको लॉयल्टी देखने को मिलता है कस्टमर्स का, है ना, वो लोग जुड़े रहते हैं आपके साथ। क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ये हम लोग देख लेंगे किस तरीके से ब्रांड एनहांसमेंट के लिए काम करता है, सीएसआर किस तरीके से ब्रांड एनहांसमेंट करा के देता है। नेक्स्ट है सीएसआर किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करके देता है। सीएसआर ब्रांड एनहांसमेंट किस तरह करके देता है तो आपको समझ में आ गया। तो सीएसआर वैल्यू किस प्रकार क्रिएट करके देता है ये आपको समझना है, सीएसआर किस तरीके से आपको वैल्यू क्रिएट करा के देता है ये अब आपको समझना है। समझ आ रहा है क्या, सीएसआर किस तरीके से आपको वैल्यू क्रिएट करके देता है, अब ये आपको समझना है। सो सीएसआर क्रिएट्स वैल्यू नॉट ओनली फॉर सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर द कंपनी इटसेल्फ। सिर्फ सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है, कंपनी खुद के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी सस्टेनेबल हो जाता है ना, सस्टेनेबल मतलब ये वर्ड बहुत बार पढ़ा है, सस्टेनेबल का मतलब फुलफिलिंग द वांट्स ऑफ टुडेज जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आप आज ग्रोथ करो, बिल्कुल करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच समझ के करो। तो आपको टेम्पररी प्रॉफिट चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो जितना सा बात है आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ शिफ्ट करो, ना कि टेम्पररी एट प्रेजेंट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए फोकस करो। तो सीएसआर हेल्प करता है कंपनी को कि वो अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाए कम्युनिटीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि वो लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू कर पाए। एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करते हैं एंड दे फील ऑल्सो गुड टू इंगेज विद दोस कंपनीज विच आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, है ना, उनका मोरल बढ़ जाता है, वो बेटर तरीके से काम कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं, उनका लेबर टर्नओवर वगैरह घट जाता है कंपनी में। इन्वेस्टर्स को वैसे कंपनीज के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है जो कि इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस पर्पस के लिए काम कर रही है ना। तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कंपनीज के ऊपर आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली सोशल कॉज के लिए काम कर रही है। लास्ट है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, एक और है क्रिएशन ऑफ शेयर्ड वैल्यू। कंपनीज एंगेज इन मीनिंगफुल सेल्स एक्टिविटीज एबल टू बिल्ड कम्युनिटी गुडविल रिड्यूसिंग सोशल एंड रेपुटेशनल। आपको लीगल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, सोशल रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप सीएसआर वगैरह कहीं ना कहीं कर रहे हो तो आपका कम्युनिटी के साथ रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, रिलेशन बिल्डअप हो रहा है तो आप क्या बोलते हैं, गुडविल वगैरह आपका बढ़ रहा है अगर, तो आपका कहीं ना कहीं लीगल स्कैंडल्स वगैरह आप कम कर पाते हो, समझ रहे हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर गुड। और आप सभी के लिए वैल्यू जनरेट करके दे रहे हो, सभी के लिए शेयर वैल्यू आप जनरेट करके दे रहे हो। सो सीएसआर एक ऐसा सिचुएशन लाता है वेयर बोथ द सोसाइटी एंड द बिजनेस बेनिफिट्स साइमल्टेनियसली, जहाँ पे सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है, बिजनेस का भी बेनिफिट होता है, कोई एक पर्सन का बेनिफिट नहीं होता है, सोसाइटी एज वेल एज बिजनेस बोथ का बेनिफिट होता है। कम्युनिटीज रिसीव डेवलपमेंटल बेनिफिट्स, कम्युनिटी को डेवलपमेंट बेनिफिट मिलता है ना, सोसाइटी वगैरह उनका डेवलप होता है। और कंपनीज को क्या मिलता है इन रिटर्न, गुडविल मिलता है, उनको ट्रस्ट मिलता है, उनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलता है, मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना अच्छा है कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, समझ में आ रहा है ना। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है समाज के लोगों के लिए काम, आपको करना है इस तरीके से काम कि आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आपका जो है ना कस्टमर्स, आपके जो स्टेक होल्डर्स है, उनका कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कंपनी बहुत ही भली है, जैसा भी है ना, ये कंपनी क्या है, बहुत भली है, तो इस कंपनी के साथ हमको काफी टाइम तक क्या रहना है, जुड़े रहना है, बिकॉज बिकॉज बायर्स आर मूड सेंसिटिव, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, है ना। तो आप अगर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनको लगता है कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो, तो दे फील मोटिवेटेड टू
वर्क विद यू। समझ में आ रहा है? तो एम्प्लॉइज का मोटिवेशन, मोरल, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ता है। स्टेक होल्डर्स आपके साथ जुड़े रहते हैं काफी टाइम तक। शेयर्ड वैल्यू जनरेट होता है, मतलब आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए तो वैल्यू क्रिएट करके दे ही रहे हो, साथ ही साथ आपका खुद का वैल्यू, आपका खुद का गुडविल, आपका खुद का पहचान बढ़ रहा है मार्केट में। समझ में आया? क्लियर है? एग्जाम्पल, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल टाटा ग्रुप। टाटा का नाम जब भी सुनते हो तो बहुत इज्जत आ जाता है ना, अंदर से ही इज्जत आ जाता है जैसे ही टाटा का नाम सुनते हैं। समझ में आ रहा है? सो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इन द टाटा ग्रुप हैज करंटली इन्वेस्टेड इन, टाटा ग्रुप एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है, हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट, लोगों का स्किल्स वगैरह बढ़ा के दे रहा है, इसके लिए काम कर रहा है ना। इन्वायरमेंट को इन द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रखने के लिए काम करता है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट, जैसे उसके पास ट्रस्ट है, मॉडल हॉस्पिटल है, वेरियस एजुकेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेके रखा है टाटा ग्रुप, है ना। तो जिसकी वजह से टाटा ग्रुप अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो टाटा ग्रुप जितना रिसोर्सेज यूज कर रहा है उसे काफी ज्यादा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करके दे रहा है सोसाइटी को। समझ में आया क्या? इस वजह से टाटा का रेपुटेशन, ब्रांड इमेज सब कुछ बढ़ चुका है, लोग ट्रस्ट करते हैं टाटा पे। आप प्रेजेंट केस में क्या, इन द केस ऑफ कल्पना लिमिटेड प्रपोज सीजर एक्टिविटीज रिलेटेड टू, ये 3 एक्टिविटी करने वाला है कल्पना लिमिटेड, जिससे कि सोशल बेनिफिट देखने को मिलेगा आसपास का कम्युनिटी में, है ना। तो सक्सेसफुली अगर आप इंप्लीमेंट करते हो इन प्रोजेक्ट को तो आपको क्या मिलेगा, आपका कंपनी का रेपुटेशन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली कंपनी लिमिटेड का क्या बढ़ जाएगा, लोगों के प्रति रेपुटेशन, आपका इज्जत बढ़ जाएगा, आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा स्टेक होल्डर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज जो आपके साथ काम करते हैं वो गर्व महसूस करेंगे आपके साथ काम करने में, है ना। दे विल फील प्राउड इन वर्किंग विद यू, पब्लिक में कॉन्फिडेंस रहेगा आपका, एंड आप लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो अपने कंपनी का। तो अगर आप कोई भी सीएसआर प्रोजेक्ट अंडरटेक करो, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करा के देते हो, तो आपका ब्रांड इमेज, रेपुटेशन, गुडविल, है ना, वो लॉन्ग टर्म वैल्यू, कॉन्फिडेंस सब कुछ आपका बूस्ट होता है, मोरल वगैरह सब आपका बूस्ट होता है। समझ में आ रहा है? द सीएसआर कैन बिकम इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेट इमेज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। तो सीएसआर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कॉर्पोरेट का इमेज अच्छा होता है, सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलता है, प्रमोशन मिलता है, ग्रोथ मिलता है। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो लास्ट में है कंक्लूजन। लास्ट में क्या है? कंक्लूजन। हर समय आपको प्रोविजन, फैक्टर एंड कंक्लूजन तो लिखना ही है। कंक्लूजन, सीएसआर इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर ब्रांड एनहांसमेंट, वैल्यू क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ब्रांड एनहांसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर सिस्टम डेवलपमेंट, कंपनीज कैन स्ट्रेंथन स्टेक होल्डर, कंपनी स्टेक होल्डर के ट्रस्ट को इंक्रीज कर सकता है, रेपुटेशन बढ़ा सकता है, कस्टमर को लॉयल्टी अचीव कर सकता है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस को अपना सस्टेनेबल रख सकता है। देयरफॉर सीएसआर क्रिएट्स वैल्यू नॉट ओनली फॉर सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है बट ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, बिकॉज नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस। सीएसआर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस। समझ में आया क्या? हाँ या ना? बोलो, बोलो दोस्तों, हाँ या ना बडीज, हाँ या ना? ये सब आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है गाइस, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। जितना आपने कर पाएंगे छोटे से सेशन में उतना अपने लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, जितना भी देर का सेशन हो, 1.5 आवर्स, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, जितना भी देर का सेशन हो अपने लोग क्वालिटी रखेंगे, है ना। बकवास बात नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा मैक्सिमम कवर करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज कल आपका एग्जाम है, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट कर नहीं सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट से पढ़ो, जल्दी जल्दी से पढ़ो। जल्दी जल्दी से पढ़ो। चलो चलो, तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग सीधा, मतलब हम लोग सीधा केस स्टडी नहीं देखेंगे, सीधा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।
सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन सीएसआर एंड एसडीजी, कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ये बताना है। हाउ डू सीएसआर इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीवमेंट, किस तरीके से आप सीएसआर अगर करते हो तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो 17 गोल्स है वो भी आपका अचीव हो जाता है अगर आप सीएसआर का शेड्यूल 7 फॉलो करते हो तो। ये आपको बताना है सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, कंसीडरिंग द फैक्ट्स स्टेटेड अबव एग्जामिन वेदर सीएसआर इंपैक्ट स्टेटमेंट मैंडेटरी फॉर ज़ेनिथ ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गिव रीजन सपोर्ट फाइनेंशियल। ऊपर का हम लोग केस स्टडी नहीं पढ़े हैं तो आपको ऊपर का केस स्टडी पढ़ के बताना है कि क्या ज़ेनिथ के लिए इंपैक्ट स्टेटमेंट करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। यहाँ पे एज्यूमिंग यू आर एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट टू द कंपनी, एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल्स गवर्निंग इंपैक्ट स्टेटमेंट। इंपैक्ट स्टेटमेंट गवर्न करने के लिए क्या की प्रिंसिपल्स है, डिस्कस करो प्राइमरी क्वेश्चन इंपैक्ट स्टेटमेंट एक्सरसाइज 6 टू एड्रेस, क्या क्या इंपैक्ट स्टेटमेंट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग ए और सी देख लेते हैं, बी आपको एज पर द क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बी आपको एज पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो देख ले फटाक से। ठीक है, चलो सबसे पहला एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन सीएसआर एंड एसडीजी। सीएसआर और एसडीजी के बीच में क्या रिलेशन है, शिप है, क्या इंटरकनेक्शन है ये बताना है। हाउ डू सीएसआर इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ एसडीजी, कैसे सीएसआर इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट करता है एसडीजी के अचीवमेंट के लिए ये भी बताना है। The Sustainable Development Goals are the set of 17 goals है ना, global goals which are adopted by United Nations 2015 to 2030 के तक ये goals achieve करना ये सब था। Under the 2030 Agenda for Sustainable Development, दिस गोल एम टू एराडिकेट, इस गोल का बेसिकली मकसद था कि पॉवर्टी को अपने को हटाना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सोशली इंक्लूड करना है सारे लोगों को, इंश्योर करना है कि सारे लोगों का क्या हो, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन का क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ये सब कुछ के लिए अपने लोग क्या बनाए थे, यूनाइटेड नेशन क्या बनाया था, 17 गोल्स किया था जो कि ऑल द मेंबर कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशन के तो 17 गोल्स को अडॉप्ट किए थे इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, सीएसआर क्या है, सीएसआर रिप्रेजेंट कंपनीज कमिटमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस एंड कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर, तो आपको पता ही है। सीएसआर एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है थ्रू विच द प्राइवेट सेक्टर कैन एक्टिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सीएसआर एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसे प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है एसडीजी को अचीव करने के लिए। नाउ हाउ कैन वी अचीव एसडीजी बाय फॉलोइंग सीएसआर, कैसे हम लोग एसडीजी अचीव कर सकते हैं सीएसआर को फॉलो करके, किस तरीके से हम लोग एसडीजी अचीव कर सकते हैं सीएसआर को फॉलो करके। ठीक है, सबसे पहले बताओ कि रिलेशनशिप क्या है सीएसआर और एसडीजी के बीच में। तो सीएसआर एंड एसडीजी आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। वाइल द एसडीजीज प्रोवाइड अ ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंटल एजेंडा, एसडीजी एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है, डेवलपमेंट लाने का एक एजेंडा है। सीएसआर प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म थ्रू विच कंपनीज कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स थ्रू देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड सोशल इनिशिएटिव्स। सीएसआर एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कंपनीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन एसडीजी के 17 गोल्स को अचीव करने के लिए अपने बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू और अपने सोशल इनिशिएटिव्स के थ्रू। वो तो सीएसआर एसडीजी दोनों, सीएसआर एसडीजी दोनों फोकस करता है कि अपने को क्या चाहिए, अपने को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, अपने को काम करना है सोशल वेलफेयर के लिए, अपने को करना है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इकोनॉमिकली ग्रो करना है, पॉवर्टी को हटाना है, मिटाना है, एजुकेशन हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है उसको इफेक्टिवली अच्छे तरीके से हम लोग को क्या करना है, प्रॉपरली हम लोग को यूटिलाइज करना है। द सीएसआर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एंड ग्लोबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, कि कॉर्पोरेट के पास क्या क्या रिसोर्सेज है और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप डेवलप करा सकते हो। राइट, सीएसआर एज अ व्हीकल फॉर अचीविंग, सीएसआर एक तरीके से एक व्हीकल मान सकते हो आप एसडीजी को अचीव करने के लिए। सीएसआर एक मीन्स है बाय व्हिच यू कैन अचीव एसडीजी, सीएसआर एक मीन्स है जिसके थ्रू आप एसडीजी अचीव कर सकते हो। So CSR enables organization to align their social and environmental initiatives with specific sustainable development goals. CSR enable करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना जितना भी सोशल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव है वो अलाइन कर दे विद एसडीजी। By mapping CSR project with identified SDG, companies can, इससे कंपनीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स नेशनल ग्लोबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, कंपनीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन के डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबली डेवलप कराने के लिए, एड्रेस कर सकते हैं लोकल कम्युनिटी नीड्स, जो भी दिक्कत परेशानी समस्या है लोकल लोगों को, उनके दिक्कत को, उनके नीड्स को एड्रेस करना, एक ऐसा सोशल इंपैक्ट क्रिएट करना जो कि आप मेजर कर सको, प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड जनरेट करना लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। अकॉर्डिंगली सीएसआर इमर्ज एज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर एनहांसिंग द सीएसआर एसडीजी एजेंडा एट द ग्रास रूट लेवल, सब तो को पता ही है। रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तो सीएसआर का देख लिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से रोल प्ले करता है इन अचीविंग, किस तरीके से हम एसडीजी अचीव कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग एसडीजी इनटू बिजनेस स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग। सीएसआर जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एसडीजी को बिजनेस के स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट कराने के लिए। मतलब आप जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, एसडीजी को ध्यान में रखते हुए बनाओ। जो भी आप बिजनेस में स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो, बना रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, दैट शुड बी फॉर्मुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद एसडीजी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फोकस में रखते हुए करो। अ रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कि आपका क्या क्या प्रायोरिटी है, क्या क्या चीज़ें पे आपको ध्यान देना है, आपको रिसोर्सेज उसी तरीके से एलोकेट करना है, प्रॉपर्ली आपको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, मॉनिटर करना है कि आपका जो भी काम काज है आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से सोशली आप परफॉर्म कर रहे हो, एनवायरमेंट के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हो, इंश्योर करना है कि आपका जो भी काम हो, जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट, आपको ट्रांसपेरेंट मैनर में सारा काम करना है, एंड आपको जो भी बिजनेस वगैरह कर रहे हो दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल
manner. That should be in responsible manner. Therefore, good corporate governance facilitates effective implementation of CSR. अच्छा corporate governance करने से क्या होता है आपका SDG में भी होता है, CSR इनिशिएटिव फुलफिल होता है, साथ ही साथ आपका SDG भी अचीव हो जाता है. फिर IOC को दे रखा है. फिर लास्ट देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ CSR एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. कंट्रीब्यूशन ऑफ CSR इनिशिएटिव टुवर्ड्स SDG. किस तरीके से CSR में आप इनिशिएटिव कुछ भी लेके आते हो तो SDG का आपका गोल कैसे फुलफिल होता है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप CSR का शेड्यूल 7 का एक्टिविटीज देखा है, आप एजुकेशनल सपोर्ट के लिए काम करो, स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करो, तो आपका SDG का गोल नंबर 4 है, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन, ये फुलफिल हो रहा है. अगर आप हेल्थ कैम्प लगा के दे रहे हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स वगैरह कैरी आउट कर रहे हो, तो आपका SDG का गोल नंबर 3 दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग फुलफिल हो रहा है. अगर आप टॉयलेट फैसिलिटीज वगैरह दिला करके दे रहे हो, लोगों को सैनिटेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका आपका SDG का गोल नंबर 6 दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फुलफिल हो रहा है. अगर आप वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, है ना, चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, रिसाइकल करके दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, क्लीन वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज अगर आप लोगों को दे रहे हो, दैट इज SDG का गोल नंबर 6 फुलफिल हो रहा है. आप इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और पेड़ पौधा वगैरह लगा रहे हो, डिफोरेस्टेशन के लिए काम करते हो, तो आपका SDG नंबर 3 गोल नंबर 3 दैट इज क्लाइमेट एक्शन के लिए आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो. आप अगर कम्युनिटी को डेवलप कराने के लिए कोई भी काम करो, SDG नंबर 11 दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज वाला गोल फुलफिल हो रहा है. समझ, तो किस तरीके से आप CSR एक्टिविटीज करते हो तो इससे आपका क्या होता है, SDG का गोल फुलफिल होता है कहीं ना कहीं. समझ में आया क्या? तो अगर हम प्रेजेंट केस देखें तो प्रेजेंट केस जेनिथ ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैज अंडरटेकन वेरियस CSR एक्टिविटीज, बहुत सारा CSR एक्टिविटीज जेनिथ किया, जैसे सैनिटेशन किट बंटवाना लोगों में, बच्चों में, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज, रूरल विलेजेस में क्या करना, टॉयलेट वगैरह बनवा के देना, ट्रीटमेंट रिसाइकलिंग रीयूज ऑफ वाटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, रिसाइकल करा के देना, रीयूज करा के देना वाटर को, है ना, पानी को बचाना बचाना, इस सब चीज़ के लिए काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी कर रहा है जेनिथ, है ना, जो भी जेनिथ कर रहा है एक्टिविटीज, जैसे सैनिटेशन किट डिस्ट्रीब्यूट करना, इससे आपका SDG का गोल नंबर 3 दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबिंग फुलफिल हो रहा है. टॉयलेट्स वगैरह बनवा के देना, इससे SDG का गोल नंबर 6 दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये फुलफिल हो रहा है. वाटर को रिट्रीट कराना, रिसाइकल वगैरह करा के देना, इससे आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल नंबर 6 फुलफिल हो रहा है. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करने से गोल नंबर 12 दैट इज रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप कंज्यूम करो, प्रोड्यूस करो, ये फुलफिल हो रहा है. अगर आप ऐसे तरीके से काम करते हो जिससे आपका सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस रिपेक्ट हो, तो इससे आपका कहीं ना कहीं गोल नंबर 13 दैट इज क्लाइमेट एक्शन फुलफिल हो रहा है. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जब भी आप CSR करते हो तो इससे आपका कहीं ना कहीं SDG भी फुलफिल होते जाता है. क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? थोड़ा स्पीड बढ़ा के चल रहा है बिकॉज बिकॉज अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है. बहुत ज़्यादा स्लो अपने नहीं चल सकते. अगर ये नॉर्मल मैराथन भी होता तो थोड़ा स्लो चलते, लेकिन एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले तो अपने स्लो नहीं चलेंगे, ठीक है. तो कंक्लूजन क्या देखने को मिला, लास्ट में कंक्लूजन देख लो. द CSR एंड SDG आर क्लोजली इंटररिलेटेड, दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, म्यूचुअल साथ में काम करते हैं. वाइल द SDGs प्रोवाइड अ ग्लोबल रोड मैप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलप कर सकते हो. CSR कंपनीज विद प्रैक्टिकल मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट, CSR आपको ये तरीका बताता है, प्रैक्टिकल मीन्स बताता है जिससे आप गोल को अचीव कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो. By aligning its CSR activities with sanitation, healthcare, water conservation, environmental sustainability projects, Zenith Global Industries Limited is not fulfilling its social responsibility but also contributing meaningfully towards the achievement of 2030. तो अगर आप एक क्या बोलते हैं कंपनी, जैसे यहाँ पे जेनिथ है, अगर वो वाटर कंजर्वेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कर रही है कुछ भी काम, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रही है, बट साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स 2030 एजेंडा दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. SDG वाला चैप्टर नंबर 6 पढ़े हो ना, अच्छे से पढ़े हो, याद है भी कि 2015 में यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट किया था 17 गोल्स और बोला था कि बाय 2030 हम लोग वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएंगे. समझ आ रहा है? जहाँ पे पीस रहेगा, प्रोस्पेरिटी रहेगा, हेल्थ केयर रहेगा, सब कुछ रहेगा. समझ में आ रहा है? तो ये वही SDG का बात हो रहा है, 17 गोल्स का, ठीक है, जो कि 193 मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के जो उसको अडॉप्ट किए थे, इंक्लूडिंग या. क्लियर? आया ना? 5वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया. चलो नेक्स्ट आंसर 2B. Considering the facts stated above, examine whether CSR impact assessment is mandatory for Zenith Global Industries. Give reasons in support of your answer. बोल रहा है कि क्या Zenith के लिए impact assessment कराना जरूरी है या नहीं. तो यहाँ पे हम लोग लिमिट वगैरह देख लेते हैं, ठीक है. अभी हम लोग केस स्टडी क्योंकि नहीं पढ़े हैं, आप इसमें से केस स्टडी अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इम्पैक्ट assessment contain rule 8(3) ऑफ द कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स. वहाँ पे आपको पता है कि अगर आपका एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 CR या मोर है इन द प्रीसिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, फिर आपका CSR प्रोजेक्ट का आउटले एटलीस्ट 1 CR है, तब आपके लिए इम्पैक्ट असेसमेंट कराना क्या होता है, मैंडेटरी हो जाता है. शेल अंडरटेक इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू द इंडिपेंडेंसी, ठीक है, ऑफ इट्स CSR प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर. अच्छा, जब भी आप CSR इम्पैक्ट असेसमेंट करोगे तो कब करोगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 1 साल के बाद करोगे. अच्छा, ये इम्पैक्ट असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया कब था, 2021 में आया था, उसके पहले था क्या, नहीं था. तो मैम उसके बाद जो भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए अगर लिमिट फुलफिल हो जाता है तो इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा, बिल्कुल कराना पड़ेगा. मैम अगर इससे पहले हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट किए थे जो कि लिमिट को फुलफिल कर रहा था बट इम्पैक्ट असेसमेंट उसमें जरूरी नहीं था, तो भी क्या इम्पैक्ट असेसमेंट करा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी चाहो तो करा सकते हो. इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप पास्ट ईयर का भी कराते हो तो, ठीक है.
द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट इज टू इवैल्यूएट, ऑब्जेक्टिव क्या इम्पैक्ट असेसमेंट का है कि आप इवैल्यूएट करना चाहते हो कि जो भी आप कामकाज को इतना पैसा खर्चा कितना करोड़ों रुपया आप सीएसआर के पीछे लगाए हो, तो आपका जो भी इंटेंडेड आप चाहो जो भी चाहते थे, जो भी आपका इंटेंशन था कि आपको ये सोशल आउटकम देखने को मिले, है ना, वो आपको मिला भी है कि नहीं, जो आप बेनिफिट चाहते थे, है ना, जो आपके टारगेट बेनिफिशियरीज थे जिनके तक आप जो बेनिफिट पहुंचाना चाहते थे, क्या वो बेनिफिट आपको मिला भी है कि नहीं मिला है। समझ में आया? नेक्स्ट है पर्पस ऑफ सीएसआर इम्पैक्ट एसेसमेंट। इम्पैक्ट एसेसमेंट हेल्प्स द कंपनी टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट, कि सीएसआर प्रोजेक्ट कितना इफेक्टिव है ये मेजर करने में बहुत जरूरी होता है। इवैल्यूएट करना कि लॉन्ग टर्म में कैसा सोशल आउटकम देखने को आपको मिलेगा। एसेस वेदर द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, एसेस करना कि क्या इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव जो आपका इंटेंशन था, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, वो आप अचीव कर भी पाए या नहीं। इंप्रूव फ्यूचर सीएसआर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, फ्यूचर में आप सोच समझ के और प्लानिंग करते हो और बेटर डिसीजन मेकिंग करते हो, ताकि आपका जो इस बार का दिक्कत हुआ है वो ना हो, है ना, आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है। बिकॉज पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को चाहिए भाई इम्पैक्ट रिपोर्ट, कि ठीक है आप तो दिखा रहे हो कि आप इतना पैसा खर्चा किए हो, बट इतना पैसा खर्चा करके हुआ क्या है फायदा, ये बताओ। ठीक है, तो पब्लिक के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एंड इंश्योर ऑप्टिमम, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका जो भी सीएसआर फंड था वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हुआ भी है कि नहीं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सही से काम किया भी है कि नहीं। समझ में आया क्या? इम्पैक्ट सीमेंट करने के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसी होता है, ठीक है, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसी अलग से होता है। ठीक है, चलो। Thus, impact assessment shifts the focus from mere expenditure to actual impact. सिर्फ और सिर्फ खर्चा नहीं करना है, आपको एक्चुअली मेजर करके बताना है कि क्या इम्पैक्ट देखने को मिल भी रहा है कि नहीं। खर्चा कर दिए तो ठीक है, बट खर्चा करने के बाद क्या रिजल्ट मिला है देखने को, ये भी तो बताओ। खर्चा तो कर दिए, बट खर्चा करने के बाद आखिरकार रिजल्ट क्या देखने को मिला है ये भी बताना पड़ेगा। समझ में आया? दस इम्पैक्ट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम मियर एक्सपेंडिचर टू एक्चुअल, कि एक्चुअल में आपको क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है ये भी बताओ। अब इस प्रेजेंट केस में तो प्रोविजन हो गया। इन द प्रेजेंट केस जेनिथ ग्लोबल इंडस्ट्रीज इनकर्स एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ सीएसआर अप्रोक्सीमेटली, सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना आया है जेनिथ का, 18 करोड़। सिंस द कंपनी सीएसआर ऑब्लिगेशन एक्सीड्स, कंपनी का सीएसआर ऑब्लिगेशन कितना था, 10 करोड़। द फर्स्ट कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 83 स्टैंड सेटिस्फाइड, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, 10 करोड़ वाला मतलब 18 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो आपका पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया यहीं पे। फर्दर द कंपनी इज इम्प्लीमेंटिंग वेरियस सीएसआर प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटेशन किट दे रहा है, टॉयलेट फैसिलिटीज बनवा के दे रहा है रूरल विलेजेस वगैरह में, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह करके दे रहा है। तो कंसिडरिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन एनुअल सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ 18 करोड़, इट इज रीजनेबल टू इन्फर दैट वन और मोर ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स आर likely to have प्रोजेक्ट। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आउटले तो 1 करोड़ का हो ही क्या होगा। अगर आपका एक्सपेंडिचर हो गया है 18 करोड़ का, मतलब 10 करोड़ वाला लिमिट फुलफिल हो चुका है, तो आउटले तो 1 करोड़ कम से कम हुआ ही होगा किसी न किसी प्रोजेक्ट में। Therefore, where such projects, जब एक प्रोजेक्ट 1 साल कंप्लीट कर चुका, मतलब यहाँ पे जेनिथ तो 6 साल प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे उसका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट करने से, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से, प्रोजेक्ट करने से नहीं, शुरू करने से नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से जैसे ही 1 साल पूरा हो जाएगा, द कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसी से क्या कराना पड़ेगा, इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जेनिथ का लिमिट जो है ना फुलफिल हो जा रहा है, तो जैसे ही उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसको 1 साल बाद उसको करवाना पड़ेगा इम्पैक्ट असेसमेंट। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत वाला बात है क्या, बताओ यहाँ पे? क्या कोई दिक्कत वाला बात है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो कोई तकलीफ है तो बताओ। अब प्रिया का स्टेटमेंट देखते हैं। सो प्रिया इन्फॉर्म द बोर्ड दैट इम्पैक्ट स्टेटमेंट वाज नॉट मैंडेटरी कंसीडरिंग द कंपनीज प्रेजेंट सीएसआर एक्सपेंडिचर। प्रिया बोलती है कि इम्पैक्ट स्टेटमेंट करना मैंडेटरी नहीं है, जो सीएसआर एक्सपेंडिचर किया है उसके हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या फुल्ली करेक्ट है? नहीं। द लीगल पोर्शन दैट इम्पैक्ट स्टेटमेंट बिकम्स मैंडेटरीली, इम्पैक्ट स्टेटमेंट मैंडेटरी तब बन जाता है जब आपका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द प्रीसिंग 3 इयर्स इज 10 करोड़ और मोर, प्रीसिंग 3 ईयर में, या फिर आपका आउटले कम से कम भी 1 सीआर या उससे ज्यादा हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे जेनिथ का अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ हो गया है स्पेंड, है ना, एक्सपेंडिचर, इट फॉल्स विद इन द कैटेगरी, तो ये तो 10 करोड़ वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर गया, फॉर विच इम्पैक्ट स्टेटमेंट बिकम मैंडेटरी सब्जेक्ट टू सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आउटले। हाँ, आउटले के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिया है, आउटले के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिया, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आउटले हो गया होगा एटलीस्ट। ठीक है, हो भी सकता है ना हुआ हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रिया का स्टेटमेंट फुली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो जा रहा है, बस आउटले का नहीं पता। अगर वो आउटले वाला रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है तब तो उसको 1 साल बाद जेनिथ को कंपलसरी क्या बनाना पड़ेगा, इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना ही पड़ेगा। हाँ या ना? बोलो दोस्तों, बोलो दोस्तों। ये कंक्लूजन है, रीड कर लीजिए जल्दी से, कंक्लूजन रीड कर लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से कंक्लूजन रीड कर लो, जल्दी जल्दी से कंक्लूजन रीड कर लो, बताओ, रीड कर लो जल्दी जल्दी से कंक्लूजन। जल्दी जल्दी से रीड कर लो। चलो। So accordingly, the requirement of CSR impact statement must be examined with reference to इतना, since Zenith Global Industries annual expenditure of इतना करोड़ threshold fulfill हो गया है, अगर उसका आउटले भी हो जाता है, हैज बीन कंप्लीटेड, तो फिर उसको 1 साल बाद करना पड़ेगा। द कंपनी इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इम्पैक्ट स्टेटमेंट थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, हेंस प्रियास व्यू दैट इम्पैक्ट स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी merely because extending the expenditure is not legally sustainable without examining the strict conditions
इन डिटेल। समझ में आया? क्लियर? अब की प्रिंसिपल्स क्या ध्यान रखना पड़ता है वाइल लुकिंग फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट एंड द प्राइमरी क्वेश्चन एड्रेस। इम्पैक्ट असेसमेंट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन क्वेश्चंस को आपको कंपलसरी एड्रेस करते हुए चलना है वाइल डूइंग इम्पैक्ट असेसमेंट, किन किन क्वेश्चंस को आपको एड्रेस करते हुए चलना है इम्पैक्ट असेसमेंट करते वक्त, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इम्पैक्ट असेसमेंट करते वक्त। तो इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनालाइज इवैल्यूएट द सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल चेंजेस ब्रॉट आउट बाय अ सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। कोई भी सीएसआर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम आप करने के बाद आपको क्या सोशली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली चेंज देखने को मिला है उस प्रोजेक्ट को करने के बाद। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन असेस वेदर द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएसआर इंटरवेंशन हैव बीन अचीव्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि आपका जो इंटेंशन था वो अचीव हुआ भी है कि नहीं, क्या प्रोजेक्ट मीनिंगफुल तरीके से कैरी आउट हुआ भी है कि नहीं, क्या इसका सिस्टम में बेनिफिट देखने को मिला भी है कि नहीं, क्या जो आपके टारगेट बेनिफिशियरीज थे उनके तक फायदा पहुंचा भी है या नहीं। ये आपको किससे पता चलता है? ये आपको पता चलता है इम्पैक्ट असेसमेंट करने से। समझ में आ रहा है? ये आपको पता चलता है इम्पैक्ट असेसमेंट करने से। दोस्तों समझ में आ रहा है? इम्पैक्ट असेसमेंट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम मियरली मेजरिंग द अमाउंट स्पेंट। सिर्फ और सिर्फ आपको अमाउंट खर्चा नहीं कर देना है सीएसआर एक्टिविटी पे, आपको एक्चुअली इवैल्यूएट करना है कि सचमुच में क्या इम्पैक्ट जनरेट हुआ है, क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है उस एक्सपेंडिचर को करने से, आपको क्या एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिला है। ये आपको पता करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि इतना जो मोटा पैसा खर्चा हुआ है, जो करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, इस करोड़ों रुपए को खर्च करके हमको क्या रिजल्ट देखने को मिला है अल्टीमेटली, ये पता होना बहुत ही ज्यादा क्या है जरूरी है। एक सेकंड। सर्दी इतना ज्यादा है ना इस वेदर, पर ठीक है आपका एग्जाम है कल इसीलिए एवरीथिंग इज फाइन। चलो, key principles governing social impact assessment. The following principles should guide the conduct of an effective impact assessment. Following principles हैं जो गाइड करेंगे कि आपको effective manner में अगर आपको impact assessment करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहला है फोकस ऑन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। इम्पैक्ट असेसमेंट शुड कंसंट्रेट ऑन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएटेड। कोई भी प्रोजेक्ट कैरी आउट करने से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिला है, रादर देन merely डॉक्यूमेंटिंग रूटीन एक्टिविटीज और आउटपुट। रूटीन आउटपुट जो आपको देखने को मिला नहीं, जो आपको मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला है वो आपको बताना है सबसे पहले, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। द असेसमेंट शुड डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच अ प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड इम्प्रूव द सोशल। किस तरीके से आपका जो बेनिफिशियरीज के आप सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते थे, तो किस हद तक ये इंप्रूव हुआ है ये आपको बताना है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। अच्छा, जो भी आप तरीका वगैरह यूज करो ना इम्पैक्टमेंट करने के लिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट। तो यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर्स एंड इन्फॉर्मेशन। द असेसमेंट शुड एम्प्लॉय सूटेबल मेथड का इस्तेमाल करो, इंडिकेटर्स का यूज करो, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह लो, ताकि आपको एक अच्छा खासा आप आउटकम मेजर वगैरह करके बता पाओ कि एक्चुअल में क्या इंपैक्ट देखने को मिला है, वो प्रॉपर्ली मेजर करके बता पाओ। रिलायबल डेटा होना चाहिए, ट्रू एंड करेक्ट डेटा, मतलब रिलायबल डेटा जिस पे आप रिलाई कर पाओ, है ना। अप्रोप्रिएट मैनर में आपको इवैल्यूएट करना है। टेक्निक्स विच आर हेल्प इन इंश्योरिंग दैट कंक्लूजंस ड्रॉन आर एक्यूरेट, कि आप जो भी इंपैक्ट स्पेंड करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट देखने को मिला है वो सच है, एक्यूरेट है, ऑब्जेक्टिव है, और उस इन्फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ क्या मीनिंग है, कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ना कुछ मकसद है, मीनिंगफुल होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वांटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट वेर एवर पॉसिबल। जितना हो सके क्वांटिफाई करो, क्वांटिटी वाइज में बताओ कि क्या इम्पैक्ट देखने को मिले, जितना हो सके क्वांटिफाई करो। एंड इफेक्टिव इम्पैक्ट असेसमेंट शुड अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई आउटकम्स एंड इम्पैक्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जितना हो सके आप उतना ज्यादा क्वांटिफाई करके बताओ कि क्या आउटकम देखने को मिला है, क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कारण। क्वांटिफिकेशन फैसिलिटेट कंपैरिजन, इसे आपको कंपेयर कर पाते हो प्रोजेक्ट को। परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट कर पाते हो कि कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मेजर कर पाते हो ओवरऑल इफेक्टिवनेस की, प्रॉपर्ली आपका सीएसआर इंटरवेंशन, सीएसआर इंप्लीमेंटेशन क्या इम्पैक्ट देके जा रहा है ये आपको प्रॉपर्ली बताना है ना। तो आपको इम्पैक्ट को क्या करना है, मेजर करना है, क्वांटिफाई करना है, मेजर करना है कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है, दैट शुड बी क्वांटिफाइड। प्रेजेंटेशन ऑफ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल मैनर में, अंडरस्टैंडेबल मैनर में क्या करना है, प्रेजेंट करना है। द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। जो भी आपका असेसमेंट का रिजल्ट है दैट यू हैव टू प्रेजेंट इन अ सिंपल मैनर, इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, इन अ अंडरस्टैंडेबल मैनर। सिंपल सरल भाषा में आपको अंडरस्टैंड मैनर बताना है, ताकि कॉमन कॉमन लेमन लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि कॉमन पर्सन को भी समझ में आए इम्पैक्ट रिपोर्ट पढ़ के कि हाँ कंपनी ये एक्टिविटी किया था उससे इसको ये इम्पैक्ट देखने को मिला है ना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो, ट्रांसपेरेंट रखो, सिंपल रखो, अंडरस्टैंडेबल मैनर में रखो, ताकि स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकर्स समझ सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, फ्यूचर प्लानिंग और ज्यादा बेटर कर सके, इंप्रूव कर सके। समझ में आ रहा है? तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके देना है, सिंपल मैनर में, अंडरस्टैंडेबल मैनर में। ये तो समझ में आ गया इम्पैक्ट स्टेटमेंट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राइमरी क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आप एड्रेस करोगे, कौन कौन सा क्वेश्चन है दैट शुड बी एड्रेस्ड इम्पैक्ट स्टेटमेंट करते वक्त, कौन कौन से क्वेश्चंस को एड्रेस करना जरूरी है, कौन कौन से बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सो इम्पैक्ट स्टेटमेंट एक्सरसाइज जनरली सीक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बेनिफिट मिला है भाई, सीएसआर करने से क्या बेनिफिट मिल गया, क्या इम्पैक्ट मिल गया देखने को, व्हाट बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट, क्या बेनिफिट देखने को मिला है, क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। समझ में आ रहा है? सो असेसमेंट एग्जामिन्स द नेचर, एक्सटेंट
किस हद तक बेनिफिट मिला है, किस हद तक इम्पैक्ट देखने को मिला है, लोगों का लाइफ, बेनिफिशरीज का लाइफ किस तरीके से इंप्रूव हुआ है। हाउ कैन स्टेक होल्डर्स मेजर इवैल्यूएट, कैसे स्टेक होल्डर्स मेजर कर सकते हैं, इंडिकेटर दो भाई, उनको डेवलप मैकेनिज्म वगैरह दो जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो क्या सके इवैल्यूएट कर सके कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से पर्टिकुलर प्रोग्राम से हमको आखिरकार क्या बेनिफिट देखने को मिला है। तो आप इवैल्यूएट करके बताओ कि सीएसआर का क्या आउटकम आपको देखने को मिला है। हाउ कैन सीएसआर आउटकम इंटीग्रेटेड इन पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कैसे आपका सीएसआर का आउटकम आप कॉर्पोरेट का नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटजी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, यूज करोगे ताकि आप बेटर पॉलिसी बना पाओ, है ना। द असेसमेंट आइडेंटिफाइड हाउ द आउटकम्स एक्टिविटीज कैन सपोर्ट ब्रॉडर पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में और अच्छा बेटर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हो, ये सब में आपको हेल्प करता है। समझ में आ रहा है ना, कैसे आप अपना सीएसआर एक्टिविटी को अलाइन कर सकते हो एसडीजी के साथ, है ना। उसी तरीके से आपको स्ट्रैटेजी वगैरह फॉर्मुलेट करना है, बनाना है, राइट। सो दिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अलाइन सीएसआर एक्टिविटीज विद नेशनल प्रायोरिटीज, आपको सीएसआर एक्टिविटीज को अलाइन करके रखना है नेशन के प्रायोरिटीज के साथ, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एजेंडाज वगैरह को फॉलो करते हुए चलना है। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं बताओ, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं। चलो नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू जेनिथ ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। In the present case, Zenith Global Industries Limited has undertaken projects relating to sanitation, construction of toilets and water treatment and recycling systems. Present case में Zenith Global Industries Limited जो है ना, वो ऐसे projects लिया है related to sanitation, sanitation से related, construction of toilets से toilet बनाने से related, water treatment related, recycle करने से related, है ना। So in impact assessment of this project should help the company determine, impact assessment कराने से जेनिथ को क्या पता चलेगा कि whether sanitation hygiene levels have improved, क्या जो villages के लिए वो sanitation facilities वगैरह improve करा कर दे पे आया है, क्या वो सच में विलेजेस को उससे फायदा हो भी रहा है या नहीं, क्या सच में इंप्रूव हुआ है या नहीं, ये सर रहा है। आप बनवा के तो दे दिए टॉयलेट, पर मेंटेनेंस ही नहीं है, पानी ही नहीं है वहाँ पे अवेलेबल। तो इम्पैक्ट मीन आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है। आप काम तो करती है बट उस काम का क्या असर देखने को मिला, क्या सच में विलेजर्स का लाइफ इंप्रूव हुआ है। वेदर एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज हैज इंक्रीज्ड, क्या आप लोग सैनिटेशन फैसिलिटीज यूज कर पा रहे हैं, क्या बेटर एक्सेस कर पा रहे हैं। वेदर वाटर कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, वाटर कंजर्व करा के आपका जो भी ऑब्जेक्टिव था, जो भी मकसद था, वो अचीव हुआ भी है कि नहीं। कितने लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल तक आपका बेनिफिट पहुंचा है, आपका एक्टिविटीज का बेनिफिट पहुंचा है कितने लोगों तक। एंड द अलाइनमेंट ऑफ दिस इनिशिएटिव्स, जो भी आप इनिशिएटिव्स कर रहे हो क्या वो एसडीजी के साथ अलाइन कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो वो एसडीजी के साथ अलाइन करना चाहिए, है ना। इस पे भी आपको फोकस करते हुए चलना है कि आपका एसडीजी के साथ अलाइन करते हुआ चलना चाहिए। तो आपको इम्पैक्ट असेसमेंट ये सारा चीज का आंसर देगा, आपको इम्पैक्ट असेसमेंट ये सारी बातों का आंसर प्रोवाइड करेगा। समझ में आया क्या, हाँ या ना। सो द फाइंडिंग्स वुड असिस्ट द बोर्ड एंड द सीएसआर कमिटी इन स्ट्रेंथनिंग फ्यूचर सीएसआर प्लानिंग, जो भी आप फाइंडिंग करोगे, जो भी आपको एट द एंड रिजल्ट मिलेगा, इसे बोर्ड, इसे सीएसआर कमिटी अपना फ्यूचर प्लानिंग इंप्रूव कर पाएगा, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग और बेटर कर पाएगा और इंप्रूव कर पाएगा। कंक्लूजन क्या है कि इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन इंपॉर्टेंट गवर्नेंस वैल्यूएशन टूल दैट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू असेस द इफेक्टिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या हुआ है क्रिएट बाय फोकसिंग ऑन सिग्निफिकेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पे जब आप फोकस करते हो, एप्रोप्रिएट मेथड यूज करते हो, टेक्निक्स यूज करते हो, क्वांटिफाई करते हो आउटकम को, इवैल्यूएट करते हो, है ना, कि क्या बेनिफिट मिला है, कितना बेनिफिट मिला है ना। इम्पैक्ट असेसमेंट हेल्प करता है कंपनीज को कि और ज्यादा अकाउंटेबल हो, है ना, अपना सीएसआर परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर कर पाए विद टाइम, है ना, और बढ़िया पॉलिसी वगैरह बना पाए जिससे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट भी साथ ही साथ हो, मतलब आपको एसडीजी वगैरह भी फॉलो करते हुए चलना है साथ ही साथ। तो इम्पैक्ट असेसमेंट आपको ये सब कुछ पता चल पाएगा। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। तो इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा का पूरा हो जाता है कंप्लीट। हाँ या ना बडीज बताओ, दोस्तों हाँ या ना बताओ। और 3 है और 3A। पार्ट बी से ढूंढ, इस पे आ जाओ 5 पे।
पार्टनरशिप फॉर्म वाला क्वेश्चन, ये भी कर लेते हैं। रीड करो फटाफट से क्वेश्चन को, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो एक बार। चलो तो क्वेश्चन क्या है, राजन वॉज वन ऑफ द 5 पार्टनर्स ऑफ मेजर सनराइज ट्रेडर्स। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें राजन 5 पार्टनर्स है, उसमें से राजन एक पार्टनर है। इन द ईयर 1995 ऑल द पार्टनर्स एक्सिक्यूटेड अ पार्टनरशिप डीड क्लियरली सेटिंग आउट देयर रिस्पेक्टिव राइट ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस एंटाइटलमेंट। पार्टनरशिप डीड में सब कुछ मेंशन होता है। कहते हैं पार्टनरशिप डीड बनाया वो लोग कब, 1995 में। अंडर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप अरेंजमेंट ईच पार्टनर वाज एंटाइटल्ड 20% ऑफ द एसेट प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप लोग का अरेंजमेंट था जिसमें हर एक पार्टनर को क्या मिलता है, 20%। 5 पार्टनर है तो 100% से डिवाइड कर दो 5 को, तो हर एक पार्टनर को 20% मिलता, एसेट का, प्रॉफिट का, इंटरेस्ट का, जो भी, ठीक है। Clause 18 of the partnership deed specifically provided that in the event of retirement of any partner, such retiring partner would be entitled to receive the balance standing to his credit in the capital account together with his proportionate share in the goodwill of the firm and profits accrued up to the date of retirement. Clause 18 लोग एंटर करके रखा था, इसमें बताया था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उस रिटायर पार्टनर को उसका बैलेंस जो भी उसका अकाउंट में होगा वो उसको मिलेगा, साथ ही साथ उसको कैपिटल का पैसा मिलेगा, उसका शेयर मिलेगा, उसका गुडविल का शेयर मिलेगा, जो भी प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट वो भी उसको मिलेगा। The deed further stipulated that amount payable to the retiring partner was to be settled within 6 months. Within 6 months उसको सेटल अप करके दे दिया जाएगा, उसके रिटायरमेंट से within 6 months उसको अमाउंट सेटल अप करके दे दिया जाएगा, ठीक है। After several years of association with the business, Rajan decided to retire from the partnership deed. राजन ने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप से हटेगा and accordingly issued a necessary notice as required under the provisions of partnership deed. Notice issue कर दिया वो सारे पार्टनर को। Following his retirement, the remaining partners continued carrying on the business of the firm without interruption, without dissolving the partnership concern. बाकी सारे पार्टनर्स कंटिन्यू करे, राजन हट गया, बाकी सारे पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस। Although the continuing partners settled certain amounts due to Rajan, कुछ कुछ अमाउंट वो सेटल कर दिए राजन को, they refused to pay him his share in the goodwill, लेकिन वो बोले कि हम गुडविल का शेयर आपको नहीं देंगे। Their contention was that since the business had not been dissolved and was being continued by the remaining partners, no amount towards goodwill was payable to the retiring partner. उनका ये कहना था क्योंकि बिजनेस डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, तो गुडविल का पैसा इसीलिए राजन को नहीं मिलना चाहिए। अब एग्रीव्ड हो चुका था, इसे दुखी हो चुका था इस बात से राजन, ठीक है। सो एग्रीड बाय दिस स्टैंड राजन इंस्टीट्यूटेड अ सूट क्लेमिंग पेमेंट ऑफ हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। वो बोला कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एज पर द प्रोविजंस 20% मेरे को शेयर मिलना चाहिए गुडविल का, तो मेरे को मेरा गुडविल का शेयर दो। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट discuss whether a retiring partner is entitled to claim his share in the goodwill of the firm even when the business continues with the remaining partners। बताओ क्या एक पार्टनर जब रिटायर कर रहा है ना, भले वो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू हो रहा है, और पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो क्या वो अपना गुडविल में शेयर मांग सकता है क्या? ऑल्सो एक्सप्लेन द रिस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बायर एंड सेलर इन अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ गुडविल। अगर गुडविल का सेल होता है तो उसमें बायर का क्या राइट होता है, सेलर का क्या राइट होता है, ये भी पूछ रहा है। तो दो सवाल आपसे पूछा, तो पहले तो ये पूछा कि क्या राजन यहाँ पे अपना जो स्टैंड ले रहा है क्या वो सही है, क्या उसको गुडविल मिलने का राइट है, भले बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, रिमेनिंग पार्टनर के साथ डिसॉल्व नहीं हुआ है, क्या फिर भी उसको मिलने का राइट है। और दूसरा, बायर और सेलर का क्या राइट्स होता है अगर गुडविल का सेल हो, तो गुडविल का सेल होने पे बायर और सेलर का क्या राइट होता है। सो लीगल प्रोविजन क्या है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू गुडविल वर कंटेन्ड इन सेक्शन 55। सेक्शन 55 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बात करता है गुडविल के बारे में। गुडविल एक एसेट है, इनटैंजिबल एसेट, आप लोग सब जानते हैं। गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ऑफ द फर्म एंड रिप्रेजेंट्स द रेपुटेशन, बिजनेस कनेक्शन, अर्निंग कैपेसिटी। मतलब सीधा सा बात है, रेपुटेशन है। क्या है गुडविल, क्या है रेपुटेशन है, फर्म जो इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काम करके है ना कमाया है। इट इज अ वैल्यूबल, एक वैल्यूबल इंटेंजिबल एसेट है एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी फर्म के प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है क्या, बिल्कुल होता है। इंटाइटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टू गुडविल, अब बताया जाएगा कि गुडविल में आखिरकार रिटायरिंग जो पार्टनर हो रहा है उसका क्या राइट है। इन द प्रेजेंट केस क्लॉज 18 ऑफ द पार्टनरशिप डेट स्पेसिफिक फॉर द रिटायरिंग पार्टनर शिल बी एंटाइटल्ड टू। क्लॉज 18 जब वो लोग पार्टनरशिप डेट में एंटर कर चुके हैं और उसमें वो लोग बताया है कि बैलेंस जो भी उसको कैपिटल अकाउंट में होगा, गुडविल मिलेगा और प्रॉफिट जो किसके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक एक्रू हुआ है वो मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये वो लोग स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके दिया है। द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव रिफ्यूज्ड टू पे, लेकिन बाकी पार्टनर्स रिफ्यूज कर देते हैं राजन को कि आपको गुडविल का शेयर हम नहीं देंगे क्योंकि बिजनेस जो है ना वो कंटिन्यू चल रहा है, हम लोग फॉर्म को डिसॉल्व नहीं किए हैं। अब ये कंटेंशन जो है, ये लोग जो कंटेंशन कर रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं जो बाकी पार्टनर्स बोल रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि क्लॉज 18 में लोग स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके दिया है ना, राइट। तो गुडविल इज अ पार्टनरशिप एसेट एंड द राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर आर गवर्न्ड बाय द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। गुडविल एक पार्टनरशिप का एसेट है, पार्टनरशिप का एसेट है, और जो भी राइट होता है रिटायरिंग पार्टनर का दैट विल बी गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप। जो भी लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट के उसके हिसाब से राइट मिलता है पार्टनर को। तो यहाँ पे राजन को राइट था ना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में वो लोग क्लॉज में एंटर करके दिए हैं कि गुडविल में शेयर मिलेगा। वेयर द पार्टनरशिप डीड एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट, द गवर्निंग पार्टनर्स आर बाउंड टू ऑनर। क्योंकि पार्टनरशिप डेट में आप लोग क्लॉज एंटर करके लिख रखे हो कि गुडविल मिलेगा, तो बाकी पार्टनर इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते हैं कि फर्म डिसॉल्व नहीं हुआ है, फर्म चल रहा है तो गुडविल का शेयर नहीं देंगे, नहीं। नाउ यू कैन नॉट डिनाई, बिकॉज आप पार्टनरशिप डीड से सब कुछ गवर्न होता है पार्टनरशिप का। आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके दे दिए हो, तो नाउ यू आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। द फैक्ट दैट द बिजनेस इज कंटिन्यूड विद रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट टू रिसीव हिज एग्रीड शेयर इन द गुडविल। ये फैक्ट कि बिजनेस तो कंटिन्यू हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हुआ है, इससे
जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका राइट खत्म नहीं होता, क्योंकि आप मेंशन करके दे चुके हैं। अगर आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं करते तब बात अलग होता, पर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली आप मेंशन करके दे रहे हो कि आपको कैपिटल, आपको प्रॉफिट, आपको इंटरेस्ट और साथ ही साथ आपको गुडविल मिलेगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो जब आप स्पेसिफिकली मेंशन करके दे चुके हो तो आपको गुडविल देना पड़ेगा। राजन यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल अपना सही स्टैंड ले रहा है। देयरफॉर राजन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम हिज प्रोपोर्शनेट शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म इन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल राजन यहाँ पे अपना पॉइंट में एकदम सही है, राजन को बिल्कुल उसका पार्ट मिलना चाहिए गुडविल का। क्लियर, समझ में आया? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली ये क्लॉज मेंशन करके दिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे राजन को मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल राजन को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ बायर ऑफ गुडविल। गुडविल जो लेता है उसका राइट्स क्या होता है? तो सेक्शन 55 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट रिकॉग्नाइजेस सर्टेन राइट्स ऑफ द परचेजर ऑफ गुडविल। जो भी गुडविल को परचेज कर रहा है उसका क्या राइट होता है? तो बायर ऑफ गुडविल इज एंटाइटल्ड टू कैरी ऑन बिजनेस। चाहे तो वो क्या फर्म के नाम पे चला सकता है बिजनेस? बिल्कुल भाई, वो गुडविल खरीदा है, उस फर्म का नाम है, उस फर्म के नाम है, वो बिजनेस कैरी ऑन बिल्कुल कर सकता है, वो गुडविल खरीद ही चुका है। समझ में आया ना? तो परचेजर कंटिन्यू कर सकता है बिजनेस को, उसी ओल्ड फर्म नाम से चला सकता है, बिकॉज गुडविल इज एसोसिएटेड विद रेपुटेशन। अरे बिजनेस का आइडेंटिटी उसके नाम से जुड़ा है ना, तो बिल्कुल अगर वो गुडविल परचेज किया तो बिल्कुल वो बिजनेस को विद ओल्ड फर्म नेम वो चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ लाइक सक्सेसर ऑफ द बिजनेस, बायर में होल्ड हिमसेल्फ कैरिंग आउट बिजनेस ऑन प्रीवियसली कंडक्टेड। बोल सकता है कि हम सक्सेसर है ना, जो लोग प्रीवियस थे उसके हम सक्सेसर है, बिल्कुल उस तरीके से वो बिजनेस चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है। यूज एक्सिस्टिंग बिजनेस कनेक्शन, जो भी परचेजर क्या कर सकता है, जो भी बिजनेस कनेक्शन जोड़ा था क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, जो भी एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप था बिजनेस का, क्या वो सारे रिलेशनशिप, सारा कनेक्शन यूज कर सकता है क्या परचेजर? बिल्कुल भाई, वो गुडविल खरीद चुका है, उसके पास सारा का सारा राइट आ चुका है, वो फर्म को ऑपरेट कर सकता है, फर्म को चला सकता है अपने नाम से या फर्म के नाम से, पुराने नाम से, वो बिजनेस कनेक्शन बिल्डअप कर सकता है, बिल्कुल चला सकता है, क्योंकि वो गुडविल परचेज किया है, तो ही हैज ऑल दिस राइट्स। अच्छा, ये तो हो गया बायर का राइट्स। अब सेलर का क्या राइट होता है और क्या ऑब्लिगेशन होता है, क्या जिम्मेदारी होता है सेलर का? सो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सेलर ऑफ गुडविल आफ्टर सेल ऑफ गुडविल द सेलर इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। एक बार वो गुडविल बेच दिया तो अब सेलर के ऊपर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, जैसे अब वो कंपीटिंग बिजनेस नहीं चला सकता है ना, तो इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कंट्री सेलर में कैरी ऑन। अच्छा, सेलर कैरी कर सकता है, लेकिन अगर उसको स्पेसिफिकली डीड में मना कर दिया गया तब वो नहीं चलाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट अगर उसको स्पेसिफिकली मना कर दिया गया था तब वो नहीं चला सकता। अदरवाइज अगर ऐसा कोई क्लॉज मेंशन नहीं था तो बिल्कुल वो कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ फॉर्म नेम, द सेलर नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द ओल्ड बिजनेस और यूज द फॉर्म सेम इन अ मैनर। वो फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब वो बिक चुका है, वो फर्म का नाम अब बिक चुका है, तो वो फर्म का नाम अब यूज नहीं कर सकता। बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है दूसरा, बट उस फर्म का नाम यूज करके वो बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता है। Restriction on soliciting of old customers. The seller cannot indirectly solicit former customers of business. Such conduct would interfere with the goodwill sold to the purchaser. पुराने कस्टमर जो थे उसके पुराने फर्म के साथ जुड़े हुए लोग, उनको वो सॉलिसिट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो गुडविल परचेज किया है उस परचेजर के साथ फिर नाइंसाफी होगा ना, तो कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता है। Validity of restrictive agreements. An agreement restraining from seller from carrying on a similar business within specified local limits or for a specified period is valid, provided restrictions are reasonable. Restrictions reasonable होना चाहिए, तो सारे रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा? वैलिड रहेगा। अगर एग्रीमेंट उसको रिस्ट्रेंट लगा देता है कि वो कंपीटिंग बिजनेस नहीं चला सकता है इस लोकल एरिया में, तो क्या ये वैलिड है? ये रिस्ट्रेंट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल वैलिड। अब इस प्रेजेंट केस का बात करें तो राजन रिटायर कर चुका है फॉर्म से इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड। द डीड एक्सप्रेसली ग्रांट्स अ रिटायरिंग पार्टनर। रीड में स्पेसिफिकली मेंशन था क्लॉज 18 में कि आपको गुडविल में शेयर मिलेगा। देयरफॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अब डिनाई नहीं कर सकते हैं बस इस फैक्ट को बोल के कि बिजनेस तो कंटिन्यू चल रहा है। नहीं, यू कैन नॉट डिनाई नो द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्चुअली इनेबल्स हिम टू कंटिन्यू एंजॉयिंग द गुडविल ऑफ द फर्म। क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है रिमेनिंग पार्टनर, तो वो एंजॉय कर सकते हैं गुडविल, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको राजन का गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली राजन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द वैल्यू ऑफ हिज शेयर इन द गुडविल। बिल्कुल राजन यहाँ पे सही है, बिल्कुल उसको उसका गुडविल का शेयर मिलना चाहिए, बिल्कुल उसको अपने गुडविल का शेयर मिलना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ पे? Next, a conclusion. Under Section 55 of the Indian Partnership Act, goodwill is an asset of the firm. Since the partnership deed specifically entitles the remaining partner to receive share in the goodwill, Rajan is legally entitled to claim such amount. Notwithstanding the continuation of the business by the remaining partners, the rights and obligations of the buyer and seller of the goodwill are governed by Section 55 with respect to the commercial value of goodwill by balancing the interest of both the parties. समझ में आ गया? तो परचेजर का कुछ राइट है, सेलर का कुछ राइट है, और यहाँ पे पहला वाला सिचुएशन था राजन का, तो राजन बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल वो मांग सकता है कि उसको उसका गुडविल का शेयर दे दिया जाए, बिकॉज पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली मेंशन करके बताता है कि उसको उसका गुडविल का शेयर मिलना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Shantipura village situated in Karnataka was widely recognized for its traditional hand-woven cotton textile industry and the strong spirit of cooperation prevailing among its residents. Much of this progress was attributed to the proactive leadership of the village sarpanch, who consistently emphasized effective governance at the grassroots level and paid special attention to infrastructure development, public welfare and community participation. सीधा सा बात बोला है कि शांतिपुर एक गांव है कर्नाटका में जो बहुत ज़्यादा माना जाता है अपनी ट्रेडिशनल हैंड-वूवन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। वहाँ पे लोग आपस में मिलजुल के वहाँ के रेसिडेंट लोग काम करते हैं। अब ये रेसिडेंट लोग मिलकर जो काम कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा है जो इस गाँव का नाम है वो क्यों है? वहाँ के सरपंच के कारण। वहाँ के जो
सरपंच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर डेवलप करे, और भी वहाँ के लोग का, जनता का क्या हो, पब्लिक वेलफेयर हो, लोग मिलके आज आके मिलजुल के क्या करें, कम्युनिटी वे में पार्टिसिपेशन करें। रेगुलर ग्राम पंचायत मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट कराया जाता है विलेज में, ताकि लोग साथ में आए। ब्रिंगिंग टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोकल रेजिडेंट टू डेलिब्रेट अपॉन मैटर्स, है ना, विलेज से रिलेटेड, विलेज में और क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह कैरी आउट करना है, क्या ऐसा फैक्टर्स है जो कि कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा इशूज है जो कि एड्रेस करना जरूरी है, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए रेगुलर वे में मीटिंग वगैरह होते रहता है। दिस मीटिंग सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग लोकल गवर्नेंस मैटर, ये मीटिंग एक प्लेटफॉर्म की तरह प्ले करता है लोकल गवर्नेंस मैटर वगैरह डिस्कस करने के लिए, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज वगैरह को आइडेंटिफाई करता है ना, कलेक्टिव डिसीजन लेता है कि किस तरीके से हम समाज का और भला कर सके, किस तरीके से हम गाँव का और भला कर सकते हैं। टू प्रमोट इंक्लूसिवनेस एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, ऑल रेसिडेंट्स वर encouraged to actively participate in these meetings and contribute their views, सारे रेसिडेंट्स को इनकरेज किया गया था कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें मीटिंग्स में, कंट्रीब्यूट करें कि उनका क्या व्यूज है, समझना है, मतलब पार्टिसिपेटिव इन नेचर है, ठीक है। The ग्राम पंचायत मीटिंग्स also played a significant role in facilitating the implementation of various government schemes, गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम वगैरह होता है तो उसको फैसिलिटेट करने, वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह लागू कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीटिंग। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स एंड लोकल रेसिडेंट्स इनेबल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लोकल रेसिडेंट लोग अपना आराम से पंचायत को, सरपंच को अपना प्रॉब्लम्स वगैरह बता पाते हैं, इमीडिएट उनको फीडबैक मिलता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहता है, गवर्नेंस दिखता है देखने को। ड्यूरिंग वन सच मीटिंग द सरपंच एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ प्रॉपर अटेंडेंस रजिस्टर फॉर रिकॉर्डिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स एंड अटेंडीज, एक बार मीटिंग के समय सरपंच क्या बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक मीटिंग आपको क्या मेंटेन करना है, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, जिससे पता चलता है कि कौन कौन उस मीटिंग में आया, कौन कौन अटेंड किया था मीटिंग, ठीक है। However, one of the villagers questioned the necessity for maintaining such a register, एक विलेजर उसमें से पूछता है कि ऐसा क्या जरूरत है, रजिस्टर मेंटेन करने का क्या जरूरत है, arguing that the meeting was merely a gathering of villagers, सिर्फ गांव के लोग ही तो आते हैं मीटिंग अटेंड करने, इसमें रजिस्टर क्या मेंटेन करना है, एंड therefore did not require, इसमें फॉर्मल डॉक्यूमेंट करने का क्या जरूरत है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट करने का क्या जरूरत है, एक विलेजर इसमें से बोलता है कि फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का क्या जरूरत है, सिर्फ गाँव के लोग ही तो आते हैं मीटिंग करने, वट इज द नीड ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। In response, the सरपंच explained that maintaining an attendance register was an essential administrative requirement. इसमें in response सरपंच क्या बोलते हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, बहुत एसेंशियल है, एंड सर्व्ड सेवरल इंपॉर्टेंट पर्पसेस इन रिलेशन टू गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉर्ड कीपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना कि कौन कौन कब कब किस किस मीटिंग में आया, ये एज अ डॉक्यूमेंट करा के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरपंच बताते हैं। आउटलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हिल ब्रेइंग एंड मेंटेनिंग अटेंडेंस रजिस्टर, बताओ ग्राम पंचायत का जो भी मीटिंग होता है तो अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आप पढ़े हो, डायरेक्टली बुक खोलना गाइस, लिख देना, डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना डायरेक्ट और क्या ही चाहिए, क्या ही चाहिए, मतलब आप ये पूरा केस स्टडी नहीं भी पढ़ते ना, सिर्फ नीचे का क्वेश्चन भी पढ़ते तो भी आपको समझ में आ जाता, तो भी आपको समझ में आता है, इतना ईजी है। सो अटेंडेंस रजिस्टर एक इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी मतलब लीगल डॉक्यूमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है जो कि ग्राम पंचायत मेंटेन करके रखता है। इट सर्व्स एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, कौन कौन ग्राम पंचायत की मीटिंग्स में कब कब आए थे, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे, अकाउंटेबिलिटी बना रहे, गवर्नेंस मेंटेन हो प्रॉपर एट द ग्रास रूट लेवल मतलब लोअर लेवल। मेंटेनेंस ऑफ एन एक्यूरेट अटेंडेंस रजिस्टर इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड हेल्प्स इन वेरीफाइंग कोडम, कि सच में इतने कोडम्स प्रेजेंट थे भी नहीं, कल के दिन कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो आप अटेंडेंस रजिस्टर को रेफर कर सकते हो, देख सकते हो, है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं लोग, कितने लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किए थे एंड ऑल, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इन अटेंडेंस रजिस्टर, कौन कौन लोग आया था मीटिंग में। अब क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज आपको अटेंडेंस रजिस्टर में मेंशन करके बताना है, तो डेट टाइम वेन्यू, मीटिंग कब हुआ था, किस डेट पे हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, डेट ऑफ द मीटिंग, टाइम ऑफ कमेंसमेंट, वेन्यू ऑफ द मीटिंग, ताकि आपको पता चले कि कौन सा मीटिंग कहाँ पे हुआ था। नेम ऑफ द मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन आए थे, है ना, सरपंच आया था नहीं, डिप्यूटी सरपंच आए थे नहीं, पंचायत के कौन कौन ऑफिशियल्स आए थे, कौन कौन से अटेंडीज है जो आए थे, किसको किसको भेजा गया था नोटिस मीटिंग का, है ना, सिग्नेचर लेना आपको, जो जो लोग आए थे उनका आपको क्या लेना, थंब एक्सप्रेशन ले लो, है ना, अंगूठा छाप जिसको बोलते हैं, है ना, या फिर सिग्नेचर ले लो। सो एवरी पर्सन हु इज अटेंडिंग द मीटिंग शुड साइन द अटेंडेंस रजिस्टर, जो भी पर्सन मीटिंग में आया था उसको अटेंडेंस रजिस्टर में अपना दस्तखत करना है, क्या करना है, अपना दस्तखत करना है, एफिक्स करना थंब इंप्रेशन वेरेवर नेसेसरी, जहां जहां पे उसको जरूरत पड़े अपना थंब का इंप्रेशन देना है ना, अंगूठा लगा देना है जहां जहां पे जरूरत पड़े। इससे क्या होता है, प्रूफ मेंटेन रहता है कि हाँ सच में ये मेंबर्स आए थे मीटिंग में, सच में मेंबर्स आए थे, प्रूफ है ना, रिकॉर्ड है। अच्छा कोडम, कोडम मतलब मिनिमम नंबर्स हु शुड बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग, पता है ना कोडम का मतलब, मिनिमम नंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग, तो अटेंडेंस चार्ट हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि क्या रिक्वायर्ड कोडम मीटिंग में आया भी था या नहीं आया था। द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग एंड एस्टैब्लिश थ्रू अटेंडेंस रिकॉर्ड, क्या मीटिंग वैलिड था भी या नहीं था, मीटिंग वैलिड था भी या नहीं था, या पता कर सकते हो, या पता कर सकते हो अटेंडेंस रिकॉर्ड को वेरीफाई करके, चेक करके, समझ में आया क्या। नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, एंट्रीज जो भी आप अटेंडेंस रजिस्टर में करो बहुत ध्यान से करो, एक्यूरेट करो, ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, केयरफुल मैनर में आपको रिकॉर्ड करना है। रजिस्टर शुड नॉट कंटेन ओवर राइटिंग, मत करो जिससे दिक्कत हो समझने में, है ना, ऑल्टरेशन मत करो, बार बार काटा कुटी मत करो, ऑल्टर मत करो अटेंडेंस रजिस्टर को, ब्लैंक स्पेस खाली स्पेस वगैरह मत छोड़ दो, अनऑथराइज्ड करेक्शन कोई भी ऐसे अनऑथराइज्ड वे में करेक्ट कर दिया उसको नहीं, ये सब नहीं चलेगा, समझ में आया ना। तो जो भी आप प्रॉपर्ली डेटा वगैरह एंटर करो अटेंडेंस रजिस्टर में वो प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, है ना, और कोई भी आपको ऑल्टरेशन वगैरह करेक्शन वगैरह करना पड़ रहा है तो वो भी आपको अप्रूवल वगैरह लेके ही करना है, समझ में आया। नेक्स्ट है मेंटेनेंस, अच्छा अटेंडेंस रजिस्टर को एज अ परमानेंट रिकॉर्ड आपको प्रिजर्व करके रखना है, मेंटेन करके रखना है।
अटेंडेंस रजिस्टर शुड बी प्रिजर्व्ड एज ऑफिशियल रिकॉर्ड। ग्राम पंचायत का ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसे प्रिजर्व रहता है वैसे अटेंडेंस रजिस्टर को आपको एज ए ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको प्रिजर्व करके रखना है। अब दिस में भी रेफर टू, कौन कौन इसको ले सकता है, कब कब ले सकता है, तो इंस्पेक्शन करते वक्त ले सकते हैं क्या मेंबर्स, बिल्कुल ले सकते हैं। गवर्नमेंट जब ऑडिट के लिए मंगाएगा तब बुलाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू चेक करना है, वेरीफाई करना है कि मीटिंग का प्रोसीडिंग कैसे कैरी ऑन हुआ था, कौन कौन आए थे, कभी कुछ डिस्प्यूट वगैरह राइज होता है उसमें रेफर किया जा सकता है क्या, बिल्कुल रेफर किया जा सकता है इस पे। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड प्रमोट्स। अच्छे तरीके से अगर आप मेंटेन करते हो अटेंडेंस का रिकॉर्ड वगैरह को, आप अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में मेंटेन करते हो तो इससे आपका क्या बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है कि कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का, ट्रांसपेरेंट रहता है ना सब कुछ, समझ में आया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स, कि कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे लोकल गवर्नेंस में। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट का कोई नया स्कीम आ रहा है, कोई नया डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह आ रहा है तो उसके लिए सपोर्ट करता है। अटेंडेंस स्टार प्रोवाइड एविडेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कंसल्टेशन मैटर्स, कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, कि हाँ हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ के काम करेंगे। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नमेंट क्या लेके आ रहा है, किस तरीके से विलेज को एडमिनिस्टर करेगा, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग किया जाएगा आपसे, है ना। ये सब चीज अटेंडेंस रजिस्टर में सब कुछ रहता है, पता चलता है कि कौन कौन लोग आया था, पार्टिसिपेट किया था। अब अटेंडेंस रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो अटेंडेंस रजिस्टर इज नॉट मेरली अ फॉर्मेलिटी, इट सर्व्स एज अ, अटेंडेंस रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। अटेंडेंस रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक एविडेंस है कि हाँ सच में ये मेंबर आया था, क्योंकि इसका साइन है, इसका थंब इंप्रेशन है। इसका मतलब ये चाहे झूठ भी बोल रहा है पर ये आया था, रिकॉर्ड है। प्रूफ ऑफ कोरम, अरे बाबा मीटिंग में कोरम आया था, कल के दिन अगर कोई उठ के बोलता है कि अरे तो आप तो मीटिंग कर लिए बट तो कोरम आया ही नहीं था, आपका मीटिंग इनवैलिड माना जाएगा, तो आप अटेंडेंस रजिस्टर रेफर करके देख सकते हो कि क्या कोरम प्रेजेंट था या नहीं था। रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कितना पब्लिक, कितना लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेट किया मीटिंग में, है ना, कौन कौन पार्टिसिपेट किया, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी था या नहीं, आंसरेबिलिटी था या नहीं, है ना। एंड दिस सर्व्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नेंस डॉक्यूमेंट, है ना। इसको आप एज ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करके तो प्रिजर्व करके रखते हो। समझ में आया क्या। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, दम नहीं है कुछ भी। कुछ दम है क्या बताओ, क्वेश्चन में कुछ दम है इसमें बताओ, हाँ या ना बताओ। सो it strengthens democratic functioning at the village level and ensures proper documentation of gram panchayat proceedings। ये स्ट्रेंथन करता है कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो, प्रॉपर तरीके से विलेज में कामकाज हो, है ना, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हो, जैसे बड़े बड़े कोर्स का प्रोसीडिंग्स वगैरह, बड़े बड़े जगह का मीटिंग, कंपनी का मीटिंग वगैरह का मिनट्स बुक प्रिपेयर होता है, वहाँ का अटेंडेंस रजिस्टर प्रिपेयर होता है। वैसे ही ग्राम पंचायत का भी क्या हो, अटेंडेंस रजिस्टर प्रिपेयर हो, वहाँ पे भी सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में रहे, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रहे। समझ में आया। लास्ट में क्या है कंक्लूजन, लास्ट में क्या है कंक्लूजन, ये तो ध्यान रखना है। देयरफॉर द अटेंडेंस रजिस्टर इज एन एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड फॉर ग्राम पंचायत मीटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है ग्राम पंचायत का मीटिंग का। इससे आपको प्रॉपर्ली पता चलता है कि कौन कौन लोग आए थे, सिग्नेचर, क्योंकि उनसे सिग्नेचर से पता चलता है, कोरम पता चलता है, मीटिंग का डिटेल सारा पता चलता है। इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज अकाउंटेबल, लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। द सरपंच इज जस्टिफाइड इन इंसिस्टिंग अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो सरपंच अपना इंसिस्ट करता है कि हाँ सच में हम लोग को अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए एज इट कंस्टिट्यूट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर्ली रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रख रहे हैं। इट सर्व्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। समझ में आया, क्लियर है, बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, बताओ। हाँ यार, तो क्या आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। क्या ये सेशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ है क्या, क्या ये सेशन में आपको कोई भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है क्या आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ है क्या सेशन, बताओ। फटाफट से एक बार बता दो सेशन आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करने बैठेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, बहुत क्वेश्चंस हो सकता है। बट इतना सा क्वेश्चन करके क्या आपको समझ में आया है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, जो भी हम लोग 1 आवर्स 45 मिनट्स ऑलमोस्ट होने वाला है, जो भी हम लोग डिस्कशन किए, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि हाँ आपसे ये क्वेश्चन बनते चलेगा, क्या आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्या आप लिख पाएंगे, बताओ। क्या लिखने का तरीका समझ में आया, पैटर्न समझ में आया लिखने का, क्या कॉन्फिडेंस आया अंदर से एग्जाम के पहले, बताओ। तो यस, वीडियो को लाइक करना है ना, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा, फ्रूटफुल था या नहीं था आपके लिए, ठीक है। शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आपको शेयर कर सकते हो शेयर करना, ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो सके इस लेक्चर से, कुछ तो यूज़ हो सके लेक्चर का, कुछ तो यूज़ हो सके। समझ में आया। यस, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप सो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत 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 बढ़िया जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है शक का। मतलब आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, आप बहुत अच्छा लिख के आओगे, और 25 अगस्त को जब आपका रिजल्ट आएगा देन यू विल श्योरली राइट कि दैट यू हैव क्लियर्ड योर सीएस प्रोफेशनल्स ग्रुप 1, एंड इफ समवन इज डूइंग गिविंग बोथ द ग्रुप्स देन अगेन बोथ द ग्रुप्स आपने क्लियर कर लिए हैं।
सो माई ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू। आई होप सो आपका एग्जाम बहुत अच्छा, होप सो क्या मतलब, उम्मीद तो ठीक है, बट मेरे को तो यकीन है कि जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है एंड ऑल, जो भी सुन रहा है बात, मैनिफेस्ट करो कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, जो भी पेपर आएगा आप बिल्कुल बना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला पेपर बनाने में, है ना। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा, रिलैक्स होकर पेपर लिखना है, लंबा लंबा क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, इट इज़ ईजी, इट इज़ ईजी। आपको कुछ भी याद नहीं करना था यहाँ पे, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लिखने का तरीका पता होना चाहिए, कहाँ पे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, ये पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी आपका एग्जाम में कोई दिक्कत समस्या तकलीफ आपको नहीं होने वाला है, आपका एग्जाम बड़ा ही अच्छा जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। इस बात की तो गारंटी है कि आपका एग्जाम तो बड़ा ही अच्छा जाएगा, एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं आएगा। समझ आना ना, एग्जाम में आपको कोई दुख तकलीफ समस्या कुछ भी नहीं। यस, एग्जाम आपका बड़ा बढ़िया जाएगा। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आई होप सो गाइस आपको ये लेक्चर बड़ा पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, इसी तरह हम लोग कभी और जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, all the very very best for your exam guys, all the very very best, clear है? All the very 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 best.